ओपिनियन पोल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सबसे बड़ा सैंपल कलेक्शन, सबसे ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ, सबसे सटीक विश्लेषण, 9,765 लोगों की राय के जरिए चुनाव से पहले चुनाव का परिणाम। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और हमारे साथ है लावनी विनीत। बिल्कुल, मैं लावनी विनीत और मुकेश कुमार जी, हम दोनों एक बार फिर से आपके बीच हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्ता का महासंग्राम जब शुरू हुआ था उस वक्त हमने आपके सामने एक बात कही थी। बात सीधी सीधी थी कि इस बार सत्ता के महासंग्राम में हिमाचल और गुजरात की परिस्थिति को देखते हुए गुजरात की जनता क्या कहती है। तो ऐसे में आज महासंग्राम में महा ओपिनियन पोल को लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। ये महा ओपिनियन पोल आपको बताने वाला है कि आखिर किस तरीके से गुजरात में एक नया इतिहास रचा जाएगा। वो इतिहास क्या होगा, वो इतिहास क्या कहता है, ये तमाम बातें आज सत्ता के महासंग्राम के इस महा ओपिनियन पोल में हम आपके बीच रखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल बीच में रखेंगे और पूरे ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ रखेंगे। 12 सवाल हमने तैयार किए हैं। उन 12 सवालों के आधार पे जो हमारे पास आंकड़े हमने जुटाए हैं, जो आप लोगों ने, जो गुजरात की जनता ने दिए हैं वो आंकड़े, उस आंकड़े के आधार पर हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। और एक विशेष बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। करीब 9,765 लोगों ने राय दी है और अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी बनाने तक जो आंकड़े, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आंकड़े मैं अभी आज आपको दिखाऊंगा। अभी से लेकर के 8 बजे तक जो है आपको मैं दिखाऊंगा। और उसमें एक चीज़ और भी हमने इसमें करने की कोशिश की है कि क्योंकि गुजरात का ये महा पोल था, गुजरात का महा ओपिनियन था, तो हमने इसमें भाषा भी गुजराती रखी थी लावनी। और यही वजह है कि गुजराती भाषा में ये जो पोल किया गया था उसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय हमारे तक पहुंचाई है। और अभी भी राय के आने का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। और अभी तक, हालांकि जब तक प्रोग्राम खत्म होगा तब तक हम आपको अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन पर जब हम आपको जो आंकड़ा दिखाएंगे उस समय कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है इस अपडेट के साथ बताएंगे। इसलिए लेटेस्ट आंकड़ा है। अगर आप अभी भी चूक गए हैं अपनी राय देने से तो अभी भी जाइए हमारे sudarshan.com पे और .in पे और वहां पर जाकर के अपना ओपिनियन पोल जो है आप भी इसमें रख सकते हैं। यानी आपकी जो राय होगी वो भी हम यहां पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये महा ओपिनियन पोल है, ये सत्ता का महासंग्राम है और ये महा ओपिनियन पोल है। इसलिए ये हमारा पहला महा ओपिनियन पोल है। क्योंकि अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए लोगों के मन की राय इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। आज के बाद तारीखों की घोषणा से पहले भी एक दिन हम महा ओपिनियन पोल रखेंगे और तब तक सैंपल साइज भी काफी बड़ा हो चुका होगा। हालांकि बिल्कुल, एक चीज और लावनी, हम अभी जिस तरीके के सवाल हमने पूछे हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कुछ और अलग सवाल भी हम आपको देंगे। और चूंकि जिस तरीके से हमने देखा है जनता का उत्साह जिस तरीके से इस पोल में पार्टिसिपेशन के जरिए हमें मिल रहा है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ नए सवाल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जिस पे लगता है कि आपकी ओपिनियन अगर आती है तो वो चुनाव के जो रिजल्ट, चुनाव के जो परिणाम होंगे उसके बिल्कुल करीब होंगे। और करीब आप मान के चलिए कि चुनाव से पहले चुनाव के परिणाम हम आपको दिखा देंगे। और इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि नब्ज पकड़ के, आप जिस तरीके से डॉक्टर नब्ज पकड़ के मरीज का हाल बता देता है, उसी तरह ये ओपिनियन पोल वहां की जनता की नब्ज है। और इसे देख करके आपको पता चल जाएगा कि चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में फिर से आने वाली है, कौन सी सत्ता पार्टी किस मुद्दे पर यहां पर आने वाली है, या
कौन सी पार्टी जो है इस बार नई एंट्री करेगी, तो उसकी एंट्री इस बार किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें आपको इस महा ओपिनियन पोल के जरिए आपको पता चल जाएगा। लावनी, मुझे लगता है कि जो सवाल हम लोगों ने जी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने कही सवाल तो हम आपके बीच रखे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जनता की नब्ज टटोलने के लिए खास तौर से ये महा ओपिनियन पोल था। लेकिन ओपिनियन पोल के सवालों में सबसे महत्वपूर्ण जिन जिन सवालों का हमने जिक्र किया वो भी सवाल थे जो जनता के मन में भी चल रहे थे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं, उनके भी ग्राउंड पर जब वो अपने पोल्स करा रही हैं तो कुछ प्रश्न उनके मन में भी थे। हमने उन सवालों को भी अपने महा ओपिनियन पोल में शामिल किया। तो आइए सबसे पहले अब नजर जरा घुमा लेते हैं उन सवालों की तरफ जो आपके बीच से निकले और आपके द्वारा ही उनके जवाब तय किए गए। लेकिन जवाब हम थोड़ा बाद में, आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, जवाब थोड़ी देर में आपके लिए, लेकिन वो सवाल सबसे पहले जो महा ओपिनियन पोल के जरिए हमने आपके बीच रखे। पहला सवाल, बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल हमने आपसे पूछा कि गुजरात में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। ऑप्शंस भी हमने आपके सामने रखे थे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य, यानी 4 जो है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी एक नई एंट्री है। इससे पहले जो हम लोगों ने सर्वे किया था गुजरात में, तो उसमें केवल 2 ही पार्टियां थी। जो अगला जो सवाल है, सरकार के कामकाज पर आप वोट डालेंगे या मोदी के नाम पर, तो कामकाज के नाम पर डालेंगे या मोदी के नाम पर, ये एक सवाल है। और इसमें से भी लोगों ने जो राय दी है, ये राय भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरा जो सवाल था कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा चुनाव का मुद्दा, हाँ या नहीं। हालांकि हिमाचल में भी हमने ये सवाल पूछा, यहां भी पूछा, क्या आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, या सभी, या इनमें से कोई नहीं, इससे अलग कोई अगर बात है आपकी राय तो वो भी आप दे सकते हैं। और तीसरा सवाल जी, और इसके साथ साथ हमने आपसे पूछा कि क्या सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार 27 सालों का इतिहास बार बार कहा जा रहा है, तो इसलिए क्या आप संतुष्ट हैं, ये सवाल भी हमने आपके बीच के रखा। और सबसे महत्वपूर्ण था हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर किसी भी महा ओपिनियन पोल में, किसी भी सर्वे में, किसी भी देश के किसी भी मीडिया चैनल ने इस सवाल को नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं रखा, और किसी पार्टी ने भी इस पर जिक्र नहीं किया, नहीं बनाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी एक पोल एजेंडा बने, ये सवाल आपके बीच रखा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी को आप चुनावी मुद्दा मानते हैं, ये प्रश्न भी इस महा ओपिनियन पोल के माध्यम से हमने आपके बीच रखा। और अगला सवाल है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को आप कैसा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर गुजरात में महिला सुरक्षा क्या चुनाव का मुद्दा है, इस पर भी हमने सवाल पूछा और इस पर भी आपकी राय बड़ी संख्या में आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अगला जो सवाल है कि आप उम्मीदवार की योग्यता, जाति, धर्म या किस आधार पे वोट देते हैं, या पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, योग्यता के आधार पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, या किसी अन्य वजह से आप वोट देते हैं। जी, इसके साथ ही साथ हमने आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आपके बीच का ही प्रश्न था, मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके बीच रखे गए, इस ऑप्शन में आपकी पसंदीदा ऑप्शन क्या है, इसका जवाब थोड़ी ही देर में। लेकिन इतना जरूर है कि इन नामों में ही कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो आने वाले वक्त के नतीजों की एक झलक जरूर प्रस्तुत कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर हमने पसंद पूछ ली, और इसके साथ साथ ये 12 प्रश्न एक के बाद एक हमने आपके बीच रख दिए हैं जो ये तय करने वाले हैं कि आखिर चुनाव में परिणाम क्या हो सकता है। यानी चुनाव से पहले चुनाव के परिणामों की एक झलक आज इस महा ओपिनियन पोल के माध्यम से आपके बीच होगी। और एक चीज आपने कि 9765 लोगों की राय हम तक पहुंची है, उस आधार पे हमने रिजल्ट तैयार किया है। लेकिन इस आंकड़े को आप बदल सकते हैं, अभी भी आप वोट में हिस्सा ले सकते हैं, और आपके हर एक वोट और आपके हर एक जो राय आएगी, हम उस राय को भी अपनी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आंकड़े के आधार पे अगर आप अब कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये आंकड़े और भी बदलें, और भी अच्छे हो या और भी करीब हो, तो आप अभी भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। ये अभी भी खुला हुआ है। हालांकि जब हमने प्रोग्राम तैयार किया था, तब ये आंकड़ा हमारे पास 9765 लोगों की राय को लेकर के हमने ये प्रोग्राम तैयार किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल है। क्योंकि इससे पहले 3000 से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन जो है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि 3000 से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन के साथ जो है किसी चुनाव का ओपिनियन पोल किया गया हो। लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा, और ये चूंकि हमने कोई टारगेट नहीं रखा था, ये आपकी अपनी जो क्यूरियोसिटी है और आपका अपना जो प्यार है सुदर्शन न्यूज़ के प्रति, जो आप हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट पे जाकर के आपने पोल किया, और इतने लोगों की राय अभी तक आई है। और केवल वेबसाइट पे आना ही नहीं, उतना समय देना, क्योंकि वहां पर कुछ समय भी लगते हैं, आपको 12 सवाल पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद उसके ऑप्शन है, और ऑप्शन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विश्वास, क्योंकि हम अगर बीते चुनावों का इतिहास खंगाल कर देखते हैं, तो हमने जब भी आपके बीच सर्वे रखे
रखे या महा ओपिनियन पोल रखा, वो नतीजों के एकदम करीब रहा। कई बार तो 100% एग्जैक्टली एग्जिट पोल हमारे एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हुए, लेकिन ये महा ओपिनियन पोल है। इसीलिए हम ग्राउंड पर उतरकर आपके बीच से वो सवाल लेकर आए, आपके बीच हमने वो सवाल रखे। बहरहाल जिस तरीके से मुकेश जी आपको बता रहे थे कि लगभग 10,000 के लगभग का ये सैंपल साइज है, ये सैंपल साइज बढ़ सकता है, इसलिए हमने आगे भी आपसे कहा कि महा ओपिनियन पोल की ये पहली कड़ी है, दूसरी कड़ी जल्दी ही आपके बीच होगी। सबसे महत्वपूर्ण है सवालों पर चलें, और हम सवालों से पहले मुकेश जी, क्योंकि अभी उत्तर देने भी बाकी हैं, हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला भी बाकी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस जब सवालों को तैयार किया जा रहा था, महत्वपूर्ण था कि हम बीते मुद्दों के साथ साथ वर्तमान परिस्थिति को कंपैटिबल करते हुए सवालों को चुनते। जब इन सवालों को चुना जा रहा था तो किस तरीके से आगे बढ़ा गया, सवालों का जो आधार रहा, सबसे महत्वपूर्ण। मैं चाहती हूँ दर्शकों से हम जरूर ये साझा करें। सवालों का जो आधार जो हमने तय किया था, ये जो 27 साल से लगातार अगर कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो लोग कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन पहला जो हमने आधार रखा था यही रखा था कि क्या सरकार को आप रिपीट करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, कामकाज के आधार पर देना चाहते हैं या किसी कोई और अन्य आधार है आपको चुनाव सरकार को सेलेक्ट करने का। तो वो सारे ऑप्शन हमने दिए थे और पहला ऑप्शन ये था। लेकिन एक बार लावनी, मुझे लगता है कि 2017 में जो चुनाव परिणाम आए थे, एक बार दर्शकों को वहां ले चलते हैं। 2017 में जो चुनाव थे, चुनाव के परिणाम थे, उसको दिखाते हैं। उसके बाद जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल भी हम जो परसेंटेज के हिसाब से आए हैं, उसके बाद इसी परसेंटेज के आधार पे कितनी सीटें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, जो कितना इस बार जो है बीजेपी अपने पुराने आंकड़े से आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये भी हम बताएंगे। हालांकि जब पिछला चुनाव 2017 का 182 सीटों वाले विधानसभा में 99 जो सीटें हैं वो बीजेपी को आई थी, 77 कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 जो है वो ट्राइबल पार्टी है वहां पर वो उसके साथ गई थी, एनसीपी का 1 सीट वहां पर था और 3 जो है निर्दलीय आए थे। वोट शेयर, वोट परसेंटेज जो है, सबसे ज्यादा वोट परसेंट 49.1% जो है बीजेपी के पास था, 41.4% जो है ये कांग्रेस के खाते में गया था। इसके अलावा 0.75% जो है वो जो ट्राइबल पार्टी थी वहां थी या अभी जो, हालांकि जो उसके नेता है वो अभी आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए हैं, और 0.61% एनसीपी की चूंकि एक ही सीट थी और अदर के खाते में 4.40% जो है वो वोट शेयर था। लेकिन इस बार हालांकि आप देखिए केवल 5%, 8 समथिंग अराउंड 9% वोट का अंतर है, परसेंटेज का अंतर है, लेकिन सीटों के अंतर में आप देखें तो करीब 23 सीटों का अंतर है। अब एक बार जातीय समीकरण पे भी एक बार हम लोग बिल्कुल कास्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए 182 सीटों में 2017 का क्या परिणाम था, किस तरीके का वोट परसेंटेज था, ये तो आपने जान लिया, लेकिन वोट परसेंटेज किस तरह से कास्ट इक्वेशन के साथ कंपैटिबल हुआ। अगर हम ओबीसी की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा 52% कास्ट इक्वेशन में ओबीसी के खाते से लोग आते हैं। जनरल की अगर बात की जाए तो 21%, एससी की बात की जाए तो 7% और एसटी 11%, और मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो 9%। ये दरअसल वो जातीय समीकरण है जो गुजरात के चुनावों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। और खास तौर से अगर आप बीते इलेक्शन की बात को गौर कर फरमाएं तो ये जो ओबीसी है, खास तौर से 52%, इस पर हर पार्टी ने सबसे बड़ा दांव खेला है और इस बार भी 52% पर ही दांव खेलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, हमारे जो पीसीआर में प्रोड्यूसर हेमंत से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं 2011 का है या 2022 का जो अनुमानित आंकड़ा है वो आंकड़ा है। अगर ये 2011 तो 2011 का आंकड़ा, चूंकि 2021 में जनगणना होनी थी और वो आंकड़े अभी तक आए नहीं, जनगणना चूंकि आगे डेट बढ़ गया, तो ये 2011 के आंकड़े हैं और अभी जो 2022 चल रहा है तो इसमें जो अनुमानित आंकड़े हैं इसमें कुछ फर्क है। मुस्लिम की जो आबादी 9% दिखा रही है, करीब वहां पर 13 से 14% तक वहां पर होने की जो बात जो अनुमानित किया जा रहा है, और भी आंकड़े आएंगे तो आपको बताएंगे। और ये जो आंकड़े मुस्लिम के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इस पर भी हमने सवाल पूछा था और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि 9% ये 2011 में थे, 9-10 साल के बाद से मुस्लिमों की आबादी जो बढ़ी है, क्या चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा, क्या वोट परसेंटेज में फर्क आएगा कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी या जो बीजेपी है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक सवाल लावनी की
जो सवाल हमने पूछा था कि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है 9% जो है वो 2011 की जनगणना में था। हमने सवाल पूछा कि क्या वो एक मुद्दा है, तो ऐसे पे जो जवाब आएगा वो तय कर देगा कि आखिर अगर परिस्थिति में बदलाव हुआ है तो क्या वाकई वो मुद्दा बन रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुकेश जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर भी रहते हैं और चीजों का आकलन बहुत अच्छे से, चुनावी विश्लेषण अगर कहा जाए, महत्वपूर्ण इन आंकड़ों में आपने अगर एक चीज देखी हो कि जितने भी हमारे ओपिनियन पोल के सवाल हैं और 2017 का रिजल्ट है, 2017 के रिजल्ट और सवालों में सामंजस्य महत्वपूर्ण वहां पर आकर बनता है जहां पर हम दो नए सवाल जोड़ते हैं। 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा था लेकिन उतना प्रबल नहीं था। 2017 की अगर गुजरात की बात करें, 2017 में मुस्लिम आबादी थी लेकिन उतनी प्रबल तौर पर, क्योंकि ओवैसी भी इस बार एंट्री ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से महानगर पालिका में उन्होंने जीत दर्ज की, कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत कुछ बदलने वाला है। ये दो सवाल और हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर ये तीन सवाल। एक चीज मैं थोड़ा डिफर करूंगा आपसे, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा 17 में नहीं था, ये मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा था क्योंकि तभी राहुल गांधी जो है जनेऊ पहन करके मंदिर मंदिर घूम रहे थे, आपको याद होगा। उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और बहुत ही एग्रेसिवली प्रचार किया था और हिंदू वोटों को कैटर करने के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा था और बीजेपी 2012 से 2017 में बीजेपी पहली बार 100 के नीचे आई थी। 115 2012 में थी, जो 99 आ गई थी 2017 में। बिल्कुल, हिंदू वोट जो है उस समय भी महत्वपूर्ण था और इस बात को कांग्रेस भी समझ रही थी कि हिंदू वोट को टारगेट करना है अगर हमको सत्ता में आना है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने रिप्लेस कर दिया है राहुल गांधी को? क्योंकि अब तो एक चीज मुझे केजरीवाल इस वक्त देखिए तो सोमनाथ मंदिर भी डिप्टी सीएम उनके पहुंचते हैं। एक चीज केवल देखिए, केवल अरविंद केजरीवाल वहां पर एग्रेसिवली प्रचार करने, एक तरीके से उन्होंने अपना परमानेंट घर बना लिया है गुजरात को, और दिल्ली आते हैं कब ये किसी को पता नहीं चलता। परमानेंटली वो वहां पर गुजरात में शिफ्ट कर गए हैं और उनका बहुत ही एग्रेसिवली प्रचार चल रहा है। लेकिन एक बात किसी के समझ में नहीं आ रही है, मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अभी गुजरात में नजर क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर देखिए पुराने 2017 वाले इलेक्शन को रिजल्ट देखें, 2017 के कैंपेनिंग को अगर आप याद करें लावनी, तो कांग्रेस काफी एग्रेसिवली प्रचार कर रही थी, हर एक मंदिर में जा रही थी, कहीं जनेऊ पहन के जा रहे थे, कहीं शिव की पूजा कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर जो परिस्थिति आपने जिसका जिक्र किया है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी स्टेट के इलेक्शन के लिए, खासतौर से गुजरात के लिए, वो साइलेंट कैंपेनिंग पर ज्यादा जोर दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम 2012 की अगर बात करते हैं, आपने 2017 की बात की, मुखर थी कांग्रेस बहुत ज्यादा, लेकिन 2012 की परिस्थिति को जरा याद कीजिए, उस वक्त भी कांग्रेस थोड़ी सी साइलेंट मोड में थी और साइलेंट मोड में रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से एक टक्कर जबरदस्त 2017 में जाकर दी है भारतीय जनता पार्टी को, क्या नहीं लगता कि इस बार भी उसी साइलेंट कैंपेनिंग को ही महत्व दिया जा रहा हो कांग्रेस की तरफ से? 5 साल रिजल्ट 12 में परिणाम आने के बाद 5 साल आप साइलेंटली ही काम करते हैं, क्योंकि सत्ता अगर दूसरी पार्टी की है तो विपक्ष के पास जनता के बीच जाएंगे अगर तुरंत, तो भाई उतनी याददाश्त जनता की कमजोर होती है, वो 5 साल तक याद नहीं रखेंगे। चुनाव हारने के बाद भी ये आ रहे थे। तो चुनाव की जो ओरिजिनल कैंपेनिंग होती है वो 1 साल पहले से शुरू होती है और 1 साल पहले से कौन सी पार्टी क्या जनता के बीच में कर रही है ये जो है काउंट करती है, जनता भी काउंट करती है, मीडिया भी काउंट करते हैं और हम लोग जो एनालाइज करते हैं तो उस आधार पर एनालाइज करते हैं। तो जो साइलेंट कैंपेन की बात करती है, इसको मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को दर्ज किया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है, गुजरात में जब 15 दिन पहले जो गुजरात गए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है साइलेंटली गांव में जाके इसलिए वहां पर, यानी मुझे लगता है कि ये चीज कांग्रेस के लिए नहीं थी, मोदी जी ने ये बातें कांग्रेस के लिए नहीं कही थी, ये बात उन्होंने अपने वोटर, अपने जो बूथ लेवल के जो उनके कार्यकर्ता हैं उस बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए मुझे लगता है मोदी जी ने कहा। क्योंकि अगर कांग्रेस सही में बूथ लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे कहीं पे होती तो ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में पता नहीं चलता। अभी हमारी जो टीम गुजरात में है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, हमारे हर एक जिले, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-4 रिपोर्टर हैं जिसके आधार पर हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उन्होंने कैंपेनिंग में बहुत ही अच्छा ओपिनियन पोल में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी निभाई है। तो उन लोगों से भी जो मेरी बात तकरीबन रोज हमारी जो बातचीत होती है उस बातचीत में भी कांग्रेस कहीं ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई जो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे थे, नहीं, मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे थे। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति रणनीति पे चलती है। मुझे लगता है कि ये मोदी जी की रणनीति थी कि वो अपने ग्राउंड लेवल या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि देखो तुम्हारा जिससे मुकाबला है कांग्रेस, वो जो है वो बूथ लेवल पे काम कर रही है, इसलिए तुमको
वहां पर करना है, बूथ लेवल पे उतरना होगा। और यानी फिर इस हिसाब से ये कह लेना चाहिए कि जिस परिस्थिति में आज कांग्रेस है, कांग्रेस बूथ लेवल पर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी बूथ लेवल की तक की जो एक ग्राउंड जहां पर सर्वे होता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो उनके मेजर मुद्दे हैं, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है वहां पर थोड़ा सा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 27 सालों में बहुत सारा विकास हुआ, बहुत तरीके की परिस्थितियां बदली है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां कोरोना के समय और कोरोना के बाद जो मुश्किल भरी हुई थी, उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी उस मिडिल क्लास को फोकस करते हुए उतर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव की पूरी बिसात थी, दो जो कहते हैं ना चेस बोर्ड में दो कलर्स दिखाई देते हैं, तो पहले दो कलर बीजेपी और कांग्रेस थे और इस वक्त कांग्रेस नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है इस वक्त गुजरात के चेस बोर्ड पर। मैं इस बात को नहीं मानता कि कांग्रेस खेल में नहीं है। देखिए, जिसके 67 विधायक हैं वहां पे अभी भी हैं, तो वो 67 जो विधायक हैं उसको तो चुनाव लड़ेंगे ना, और कांग्रेस से 77 तो वो चुनाव तो लड़ेंगे ना। तो अभी विधानसभा में तो उनकी स्थिति है, और एंटी इनकम्बेंसी अगर सरकार के खिलाफ होती है तो उसका फायदा ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी, चूंकि पिछले चुनाव में याद कीजिए, पिछले चुनाव में हर एक सीट पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन कहीं पे दिखाई नहीं दी, उनकी जमानत जब्त हुई थी और उनको 2% वोट मिले थे, केवल 2 या 1%, इतने बहुत कम वोट मिले थे। 8000 समझे हर एक सीट पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो 5 साल तक आम आदमी पार्टी ने साइलेंटली काम किया और अपना संगठन खड़ा किया, और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने काम किया। अब कांग्रेस कहने की कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, मैं नहीं मानता। कांग्रेस लड़ाई में है, क्योंकि उनके 77 जो विधायक हैं वो तो लड़ाई लड़ेंगे ही, और बूथ लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। बड़े लीडर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि ये बड़े लीडर क्या चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद आएंगे, जैसा कि राहुल गांधी है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अभी अध्यक्ष बने हैं, तो मुझे लगता है कि उनके सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है वो है गुजरात चुनाव में अपना परफॉर्मेंस जो है कम से कम बनाए रखना, पुराने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की उनकी चुनौती है। सत्ता में आना तो है दूर की बात है, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री लावनी वहां पर हुई है, तो आम आदमी पार्टी जो है वहां जगह बनी। देखिए, कोई भी नई पार्टी जब किसी स्टेट में आती है तो वो जो फार्मूला क्या है, जो पहले आप विपक्ष में जगह बनाएंगे, सीधे सत्ता में नहीं। आप किसी भी पूरा इसीलिए उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय हो चुका है कि जिस तरीके से पार्टीज कोई भी हो, पार्टीज को सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है, और जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर, किन प्रश्नों को लेकर, किन परिस्थितियों को लेकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने ये ओपिनियन पोल आपके बीच रखा। एक बार फिर से वो 12 सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो 12 सवाल जो तय करने वाले हैं गुजरात के चुनावों की दिशा और दशा, वो 12 सवाल जो ये बताने वाले हैं कि परिणाम क्या हो सकता है। आपको बता दें कि देश के सबसे पहले हम वो मीडिया चैनल हैं जिसने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने इस महा ओपिनियन पोल में जगह दी है। विशेष रूप से जब हिंदुत्व की बात होती है, जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, और जब बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी की बात होती है, इन सब के बीच लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है। ये महा ओपिनियन पोल जिसका रिजल्ट अभी आज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, लगभग 10,000 साइज का ये हमारा सैंपल साइज है। लेकिन ये ओपिनियन पोल अभी भी हमारे सुदर्शन वेबसाइट पर लगातार जारी है। आप इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि आपको लोकतंत्र में अपने लिए, अपने द्वारा उस सरकार को चुनना है जो इन मुद्दों पर खरा उतरा हो। अब मुद्दों की बात कर रहे हैं, सवालों की बात हो चुकी है, तो बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस ओपिनियन पोल पे जो नया आकर के इस तरीके के सवाल सारे ओपिनियन पोल में पूछे जाते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने नई बात इसमें की है, जो किसी भी चैनल या किसी भी जो सर्वे करने वाली जो कंपनी, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इस सवाल को लेकर के सर्वे नहीं करती है, और उस सवाल को लेकर के करती हुए तो उसके आंकड़े वो पब्लिक में नहीं करती है। लेकिन हम पहली बार इस सवाल को लेकर के आए हैं कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या हिंदुत्व के मुद्दे को आप चुनाव का एजेंडा मानते हैं, चुनाव के उस कारण से आप किसी पार्टी को सेलेक्ट करते हैं या किसी पार्टी को नेग्लेक्ट करते हैं, दोनों चीजें हैं। क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर आप चुनाव को प्रभावित करने वाली पार्टी को वोट करते हैं या नहीं करते, या क्या क्या आप मानते हैं कि हिंदुत्व चुनावी मुद्दा है?
क्या मुस्लिम की बढ़ती हुई आबादी जो है वो पोल एजेंडा हो सकता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे जो एक इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जो लॉ लाने की जो बात हो रही है, वो सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो सारा इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम पर आप वोट करते हैं, इट मीन्स आप जो है आप अपना हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या फिक्स करते हैं, ये भी आपको तय करना है। और ये इस तरीके के सवाल हैं जो एक नायाब सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी प्रबुद्ध जनता एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे थे, और मुझे याद है कि जब हम इस सवाल को अपने इस महा ओपिनियन पोल में शामिल कर रहे थे, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूछा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर किसी के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुफ्त पानी पाकर के खुश होता है, कोई मुफ्त बिजली पाके, तो कोई पैसे देकर के खुश होता है, और कोई अगर लाइफ स्टाइल उनका अच्छा है, अगर उनका जीवन का रहन सहन या स्तर, अगर सरकार कोई कंटिन्यूटी में काम करती है, अगर सरकार को जो लोग हैं उनको लगता है कि हमारे मुद्दे पे काम कर रही है, तो वो उसी के आधार पे अपना हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो सेट करते हैं। इसलिए हर एक आदमी के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो अलग अलग है। आप खुशी जो है बिल्कुल निजी चीज़ है, और अपने निजी कारणों से आप खुश होते हैं, और ये तय करना होता है कि सरकार जो भी काम कर रही है वो आपके निजी एजेंडे से कितना करीब है, कितना पास है, कि उस आधार पे क्या सरकार के कामकाज के करने के आधार पे आप खुश महसूस कर रहे हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें सरकार के कामकाज का, सरकार के परफॉर्मेंस का कितना योगदान भाग है, कितना योगदान है। चलिए, और इसी के साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं जो आज इस महा ओपिनियन पोल का सटीक विश्लेषण भी करेंगे, अपनी मन की बात भी हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दिलीप गोहिल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत। और जयवंत पांड्या जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और आप दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जिस चीज का इंतजार हमारी जनता कर रही है, हमारे साथ प्रशांत गढ़वी जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, हालांकि टेलीविजन स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, लेकिन प्रशांत गढ़वी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, और इस वक्त क्योंकि हम अब ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, ज्यादा समय इसलिए भी नहीं क्योंकि ये महा ओपिनियन पोल है, और हर किसी के मन में सिर्फ एक बात आ रही होगी कि आखिर महा ओपिनियन पोल में जनता जनार्दन का जवाब क्या होने वाला है। तो जनता जनार्दन के जवाब के साथ ही हम अब शुरुआत करते हैं उस महा ओपिनियन पोल की। और प्रशांत गढ़वी साहब को भी मैं देख पा रही हूं, दिलीप जी भी अब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप तीनों के पास आते हैं वापस, लेकिन आइए चलिए सीधे अब हम अपने पैनल प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस महा ओपिनियन पोल को हमारे बीच अब लेकर आइए, जिसका इंतजार जनता जनार्दन कर रही है, जो ये तय करेगी कि गुजरात में इस बार दिशा और दशा किस पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी है या फिर प्रो इनकम्बेंसी है? क्या इस बार एक बदलाव गुजरात की जनता देखने वाली है या खुद वो बदलाव पार्टियां देखने वाली है? तो पहला सवाल हमने आपके बीच रखा था, गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, और आपके पास ऑप्शन थे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर्स। और बीजेपी को पसंद करने 74% लोगों ने वोट दिया है बीजेपी की सरकार बनने में, 18% आम आदमी पार्टी को दिया है, और 6% कांग्रेस को दिया है, 2% अन्य को। यानी जो नई जो एंट्री है वो आम आदमी पार्टी की है, और शानदार एंट्री आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की शानदार एंट्री है। हालांकि पिछले चुनाव में थी इनकी भागीदारी, लेकिन इस बार ज्यादा है। इस बार ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और 18% वोट के साथ अगर उनको चुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशी की बात है। हालांकि वो सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी के लीडर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चुनाव नहीं में 18% 20% के लिए नहीं, 51% के लिए हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार हमारी बनेगी। हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए पार्टी के दावे तो है, लेकिन यहाँ तो जनता जो कह रही है वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से 27 सालों के बाद फिर से वो 28वें साल के लिए कंटिन्यू करने के लिए फिलहाल 74% भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता पसंद कर रही है। ये देखिए ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल है जो नतीजों में भी तब्दील हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परचम लहराती हुई नजर आती है। दूसरा प्रश्न जल्दी से लेकर आइए। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे पूछा कि कामकाज पर आप वोट डालते हैं या फिर मोदी के नाम पर, जवाब देखिए क्या आता है सामने।
53% कामकाज के आधार पर और 47% मोदी के नाम पे। हालांकि ये जो सवाल है, ये जो ऑप्शन है, ये मैंने जिस आधार पे पूछा था, इसके बारे में मैं अपने जो हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि कामकाज के आधार पर 53% लोग अगर कह रहे हैं कि हम कामकाज के आधार पर वोट डालते हैं और 47% कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर डालते हैं, तो ये कामकाज के आधार पर नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये एक सवाल है कि कामकाज का जो आधार है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये मैंने नहीं पूछा था, इसलिए मैं ये एनालाइज जो हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा। और तीसरा सवाल, मुझे लगता है कि तीसरा सवाल भी ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके पास चलिए। तो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि गुजरात के चुनावों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा चुनावी मुद्दा? तो जवाब आपके सामने है। 61% जनता कह रही है कि हां, चुनावी मुद्दा हिंदू राष्ट्र बनेगा। 25% कहती है कि नहीं बनेगा, 14% को पता नहीं। लेकिन ये 61% महत्वपूर्ण हो जाती है उस लिहाज से जब हम देखते हैं कि एक तरफ 74% भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी वही पार्टी जो हिंदुत्व के मुद्दे को ही अपना महत्वपूर्ण हथियार बना रही है, 61% जनता हिंदू राष्ट्र को चुनावी मुद्दा मानती है। आइए इन्हीं तीनों सवालों के साथ अब चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है लावनी एक कंपैरिजन भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला सवाल और तीसरा सवाल जो है, मुझे लगता है कि इसका एक बार हम दिखाए तो उसके बाद अपने जो हमारे एनालिस्ट है उनके पास जाएंगे। तो एक जो कंपैरिजन हमने किया था कि नंबर 1 जो है किस आधार पे किसकी बनेगी सरकार और क्या आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट डालेंगे, इन दोनों का हमने एक कंपैरिजन किया था कि गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। 74.5% लोग जो है वो कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी और क्या हिंदुत्व बनेगा चुनाव का मुद्दा, ये 60.9% कह रहे हैं। दोनों में जो अंतर है, इस अंतर में मैं बात करूंगा। और जो दूसरा ऑप्शन है, हालांकि ये जो है ये कंपैरिजन का मामला नहीं है, कंपैरिजन वही कि आप एक तरफ 74% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और 69% लोग जो हैं वो अगर कह रहे हैं कि ना हिंदू राष्ट्र जो है वो चुनाव का मुद्दा बनेगा। तो क्या जो लोग हिंदू राष्ट्र को चुनाव का मुद्दा नहीं भी मानते वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो जो वोटर है, क्या वो वोटर जो है यानी 60% और 74%, क्या वो वोटर कौन है? क्या वो मुस्लिम भी है? क्या मतलब मुस्लिम भी पसंद कर रहे हैं बीजेपी को? या जो धर्मनिरपेक्ष वोट जो हम कहते हैं कि जो फ्लोटिंग वोट जो कि कांग्रेस के खाते में है और जो कि आम आदमी पार्टी जिस पर ये जा सकते हैं, जो फ्लोटिंग वोट है, क्योंकि भाजपा के पास जो है 49% वोट है, यानी करीब 51% वोट जो है वो उनके पास नहीं है, नहीं वो विपक्ष में है, विपक्ष में बिखरा हुआ वोट है। तो क्या उस बिखरे हुए वोट में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र को मुद्दा माने ना माने लेकिन बीजेपी को वो वोट देना पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट करना पसंद करते हैं और बीजेपी के कामकाज से खुश हैं इसलिए उनको वोट कर रहे हैं? तो ये भी एक मामला है। मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो एनालिस्ट हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनके साथ जो है हम ये सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपने अतिथियों के पास चलने का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ दिलीप जी भी हैं, जयवंत जी भी हैं और हमारे साथ प्रशांत गढ़वी जी भी हैं। तो सबसे पहले दिलीप जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से महा ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी ग्राउंड की चीजों को समझ रहे हैं, ये महा ओपिनियन पोल आप कितना इसके अपने आप को लगभग पा रहे हैं? दिलीप जी। हम पहले से ये मान के चल रहे हैं कि जब भी कोई थर्ड ऑप्शन आता है तो जो पार्टी मजबूत होती है उसको फायदा होता है। तो ये सर्वे आने से पहले ही ये मान के चल रहे थे कि वोट में बिखराव हो जाएगा, कांग्रेस के वोट टूटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ज्यादातर जो सर्वे आए हैं अभी तक यही बात बताती है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और इसलिए बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो वही बात सर्वे में हम देख रहे हैं और इसकी वजह से ही उसका वोट परसेंट देखा। लेकिन जो 18% आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को काफी कम पसंद कर रहे हैं, तो ये 18% वोट शेयर होगा, यही ज्यादातर सर्वे ने बताया है। अगर अभी से आम आदमी पार्टी 18% पे आ गई है तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे और कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम्स होंगे तो ये इनसे आगे भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इनका मामला ये है कि सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी ऐसा मान के अब नहीं चल सकते। 18% से अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो वो दोनों को नुकसान करेगी, वो थोड़ा बहुत बीजेपी को भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि पहले जो 15 से 18% वोट है वो फ्लोटिंग वोटर से वो आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। कांग्रेस के साथ जो थोड़े से कम वफादार है वो भी आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पे से वोट जरूर आएंगे, लेकिन अगर 20-22% से भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी तो फिर वो वोट बीजेपी से में ही आएंगे। तो बीजेपी को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर 18% से स्टार्ट होता है
तो ये त्रिकोणीय जंग इसलिए ही हो जाता है कि 18 और 20% तक आम आदमी पार्टी अभी से पहुंच गई है। बिल्कुल। जैन जी से मैं एक सवाल पूछूंगा। जैन जी, जैसे 18% के साथ आपकी एंट्री, हालांकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन कहीं पे सारे जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 18% के साथ एंट्री कर रही है। और जैसा कि ये कह रहे हैं दिलीप जी कि नहीं, इसमें और भी बीजेपी का वोट भी कर सकता है। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कांग्रेस के अगर साइड से अगर आप पूछे कि आखिर कांग्रेस को लोग वोट क्यों नहीं देंगे गुजरात में, ये एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अब तक कांग्रेस जो है टक्कर में रही है और 2017 में वो एक अच्छे सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन वो नीचे आ गई, बीजेपी भी नीचे आई, लेकिन परफॉर्मेंस उनका सुधरा, वोट परसेंटेज भी उनका बढ़ा और अभी तक वो विपक्ष में रह करके उन्होंने उन पे एंटी इनकम्बेंसी का आरोप नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये भी कोई आरोप नहीं है। तो क्या कांग्रेस को सजा जनता क्यों देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आ गई इसलिए देगी, या एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को क्यों मिल रहा है, कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा? जी जैन जी। जयवंत जी, क्या आप हम लोगों की आवाज सुन पा रहे हैं? जयवंत पाटिया जी, क्या अब ये सवाल आपसे था, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं तो अगर प्रशांत गर्वी जी अगर मेरा सवाल सुने तो प्रशांत जी भी जवाब दे सकते हैं। प्रशांत जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही जी है? जी पहुंच रही है जी। ओके, देखिए, आपने जो सही प्रश्न पूछा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है या क्या होगा, इसमें ऐसा है, पिछले 10-15 साल से या 2-3 टर्म से अगर गुजरात में किसी को पूछा जाए कि कांग्रेस में फेस कौन है, तो फेस का बहुत बड़ा इश्यू है। जिस तरीके से बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, पर सिस्टम के हिसाब से एक फेस बना दिया गया कि मोदी इज द फेस अक्रॉस द इंडिया, उसी तरह कांग्रेस में लोकल फेस कोई डेवलप नहीं हुआ है इतने साल में जो कांग्रेस को बढ़ा सके, कांग्रेस को मजबूत बना सके। उसका एक ही रीजन था कि दिल्ली में बैठे हुए उनके जो हाई कमांड है, उन्होंने उनका ऐसा सेकंड लेयर नहीं बनाया। वैसे देखा जाए तो माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी जो और चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके बाद कांग्रेस में कोई बड़ा फेस ऐसा हुआ नहीं है। और गुटबंदी, यहाँ पर एक दो तीन ऐसे जूथ है जो अपने आप की खुद की कांग्रेस चलाते हैं गुजरात में, तो उसकी वजह से कांग्रेस बड़ी और खड़ी नहीं हो पा रही है। और आज की तारीख में भी कांग्रेस में ऐसा कोई फेस नहीं है जिसका एक्सेप्टेंस हो और पब्लिक उनको एज अ फेस एक्सेप्ट करे। ये एक चीज थोड़ा सा अगर आप समझा पाए, आप एक चीज अगर समझा पाए, हालांकि जयवंत जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आई थिंक जयवंत जी को भी अब हमारी आवाज पहुंच रही है। जयवंत जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले, क्योंकि प्रशांत जी आप ये कह रहे हैं कि फेस कोई नहीं है, एक चीज थोड़ा सा आप समझाइए कि अगर फेस की बात होती है और हम 2017 पे जाते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मुकेश जी ने भी क्लियर किया, 2012 और 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इसीलिए उसने फाइट तगड़ी दी भारतीय जनता पार्टी को। जहां भारतीय जनता पार्टी 115 पर 2012 में थी, वो 99 पर आ जाती है, और कांग्रेस अगर 77 के साथ विपक्ष में बैठी है तो वो 77 चेहरे तो कम से कम काम कर रहे हैं ना। उन्हीं फेसेस में से तो एक चेहरा चुनने की संभावना बन सकती है, क्या उन 77 का कोई असर नहीं है फिर? नहीं, एक सवाल जो चेहरा तो 2017 में भी नहीं था कांग्रेस के पास। हाँ, उस वक्त भी नहीं था, तो बिल्कुल चेहरा अभी भी नहीं है, तो कांग्रेस की स्थिति तो वैसी ही है। ऐसा नहीं कि जनता ने कोई नई डिमांड कर दी है, तो डिमांड तो पहले भी सप्लाई नहीं हो रहा था उनका, तो उसी पे वोट डाल रहे थे। तो इस बार क्यों, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि केवल आम आदमी पार्टी के एंट्री के कारण कांग्रेस की ये हालत हुई है, या कांग्रेस का अंदर का कुछ मसला अलग है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आप जो लास्ट लाइन बोले वो परफेक्ट है। और मेरे तीनों मित्र हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो गुजरात के एक एक चीज को बारीकाई से हम देखते हैं और जानते हैं। देखिए, 2017 में भी फेस नहीं था, लेकिन 2017 में उनके पास पाटीदार समाज था कांग्रेस के पास, जिसकी बहुत बड़ी इफेक्ट थी। और पाटीदार समाज का फेस था हार्दिक पटेल, जो आज की तारीख में बीजेपी में है। तब एक और भी आंदोलन चल रहा था ठाकुर समाज का, उसका नेता था अल्पेश ठाकुर, तो अभी बीजेपी में है। और अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, ये सब एक सामाजिक फेस थे, सोशल फेस थे। ऐसा नहीं था वो कांग्रेस का फेस थे, वो एक सोशल फेस थे। उन्होंने सामने से बोला था कांग्रेस को, भाई हम आपको मदद करेंगे, हमारा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, हम आपकी सरकार बना देंगे। तब भी कांग्रेस के पास सीएम का फेस नहीं था। वो तो 2-3 लोग ऐसे थे जो लोग हार्दिक और अल्पेश को उनके कांग्रेस में लेके आए और उनके बलबूते पे इलेक्शन लड़ा गया था। अगर वो लोग की मदद से कांग्रेस जीत जाता और सरकार बनती, तो 2-3 ऊपर से रेडी बैठे थे कि जैसे ही सरकार बनती हम सीएम के फेस में ऊपर से पायलट, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह आ जाएंगे और हम सीएम बन जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि राजस्थान में हुआ।
बिल्कुल। एक फेस है, मैं बीच में ले लेता हूँ, जी। शक्ति सिंह गोहिल, जो मतलब बहुत ही अच्छी फाइट दे पा रहे हैं इवन नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के मुद्दे को। शक्ति सिंह अभी राज्यसभा के मेंबर है, ऊपर है, जिनको शायद गुजरात में इंटरेस्ट नहीं है, मगर अगर कल उठ के कांग्रेस की सरकार बैठती है तो शक्ति सिंह सीएम के तौर पे फेस पे यहाँ पर डायरेक्टली जंप कर देंगे गुजरात में। ये मेरी तरफ से इनको। ठीक है, जयवंत जी आपको क्या लगता है कांग्रेस, क्योंकि ये महा एग्जिट पोल, महा ओपिनियन पोल जो आपने अभी देखा, कांग्रेस को बहुत कम पसंद किया जा रहा है फिलहाल, जो महा ओपिनियन पोल कह रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा, क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है कांग्रेस को, क्यों जनता का मोहभंग हो गया है कांग्रेस से? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो ओपिनियन पोल है एकदम सटीक है और सैंपल साइज वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी अपनी गणित है वो अलग कहती है जी। और अभी बहुत पानी बहना बाकी है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस है वो मुख्य विपक्ष में बैठ जाएगी। उनकी जो साइलेंट वर्किंग, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया, और उसके पहले मैं कई डिबेट में कह चुका हूँ, प्रशांत भाई शायद मेरे साक्ष्य है कि कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है और यहाँ पर कई ऐसी बैठकें हैं जहाँ पर कांग्रेस का पूरा वर्चस्व, मोदी जी यहाँ पर थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उस समय भी था। एक 2002 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2002 की एक परिस्थिति अलग थी, बिल्कुल। उसके सिवाय पूरा जो कई बैठकें ऐसी है जहाँ पर या तो फिर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसका परिवार, मतलब जैसे वाकानेर में बता रहा हूँ, वाकानेर में मोहम्मद पीरजादा भी विधायक है, तो उनके पिताजी अब्दुल मुतालिब पीरजादा थे, उनके भाई मंजूर हुसैन, उसके दूसरे भाई भी थे और ये अभी तीसरे भाई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चंद्रिका चुडासमा को आप देख लीजिए, मांगरोळ में वो मोदी जी यहाँ पर थी तो भी जीतती आई थी। तो अभी आप राधनपुर का ही उदाहरण देख लीजिए। राधनपुर में अल्पेश ठाकोर, जो कि 2017 का एक बड़ा चेहरा माना जाता था और बड़ा आंदोलन था उनका, वो चुन के आए थे, लेकिन वो जब भाजपा में आए, बीजेपी में, तो वो हार गए। धवल सिंह झाला उनके साथ में थे बायड में से, तो वो भी हार गए। तो ऐसी बहुत सारी बैठकें ऐसी है जो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के अपने एक वोट बैंक है। जयवंत जी, दो बातें अगर आप समझा सके, मुकेश जी मैं एक सवाल जरा कर लूं जयवंत जी से, दो बातें अगर आप समझा सके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस, मैंने भी शुरुआत में जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो मैंने भी ये बात कही थी कि हाँ कांग्रेस इस बार शायद साइलेंट कैंपेन कर रही है, लेकिन इस साइलेंट कैंपेन के बीच में कांग्रेस कि अगर हम बीते सीटों की बात करते हैं, जब 77 आती है कांग्रेस, उस वक्त हमने ये देखा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम वोटर्स थे, उनकी पसंद कांग्रेस थी और कहीं ना कहीं से 21% में से 17% अगर उस वक्त कांग्रेस के साथ जाता है, आज की तारीख में उसी 17% के सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, क्योंकि अभी महानगर पालिका का जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और 26 पार्षद चुने जाते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं मैदान में। और अगर एक पार्टी, क्योंकि अब ये पैटर्न देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम नेता को ही सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनको एक ऐसी पार्टी ही मिल जाती है जो पूरी तरह से उनको स्ट्रॉन्ग बेस दे रही हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका लॉस शायद कांग्रेस को हो सकता है? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोटर्स की एक अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए तो ओवैसी वहां पर भी थे, लेकिन उन्होंने मजबूत विकल्प चुना ममता बनर्जी का। और इधर भी आप जैसे बहुत सारे चैनलों ने और बहुत सारे हम लोगों ने भी वो किया घूम कर, तो उसमें भरूच के साइड देख लीजिए तो अहमद पटेल जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, तो उनका प्रभाव, भले वो चाहे वो ना रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव और उनके कारण जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम बना है, मतलब अपना एक समर्थन बना है, समर्थक वर्ग बना है, वो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स है जहां पर अभी भी मुस्लिम वोटर्स में भी, क्योंकि उनको पता है कि ओवैसी है वो वोट कटाऊ पार्टी है, तो उनको पता है कि मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं इसमें एडिशनल करना चाहूँगा। आपने सही कहा कि जो मुस्लिम जो है वो कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सेट करके चलते हैं, और ज़्यादातर प्रदेशों में खास तौर पे लोकसभा चुनाव में उनका एजेंडा होता है कि बीजेपी को जो पार्टी या जो कैंडिडेट हरा रहा है उसके साथ मिल जाओ। लेकिन अभी जो, जैसा कि आपने वेस्ट बंगाल का आपने उदाहरण दिया, मैं इसमें बिहार का उदाहरण भी ऐड करूँगा। बिहार में जो
पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से 5 विधायक ओवैसी के चुन के आए थे और वो पांचों के पांचों जो हैं वो फिर से जाकर के आरजेडी में मिल गए। यानी एक चीज़ और भी ट्रेंड में देख रहा हूँ कि अपनी जात की अपने धर्म के लोगों की पार्टी जो है उसे वो चुनते हैं, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा इसका नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार्गेनिंग पॉइंट अपना बना रहे हैं। क्योंकि वो एक साथ संगठित होकर के अगर जीत के आते हैं तो वो जाएंगे तो अगेंस्ट बीजेपी ही, जो एनडीए के खिलाफ जो भी गठबंधन बनेगा उस गठबंधन में वो शामिल होंगे, या तो अलग से पार्टी बना करके शामिल हो या विलय कर ले अपने उनके विधायक। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के बारे में अब जो है कि एक मुश्त वो जाकर के कांग्रेस को देती थी या एक मुश्त जाकर के आम आदमी पार्टी को अगर देगी, तो अगर तीसरा ऑप्शन उनके पास आता है और सीधा वो चुनते हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्या है जो एक मैसेज जाता है कि नहीं इस बार ओवैसी की पार्टी को देना है तो सब लोग ओवैसी को देंगे। अगर उसमें विखराव हो गया, यानी ओवैसी को भी कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ ने आपको दे दिया, कुछ को ने कांग्रेस को दिया, तो शायद बीजेपी को सीधा फायदा होगा। अदरवाइज अगर संगठित रूप से वो कहीं भी अगर देते हैं तो बीजेपी को मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट के ओवैसी में जाने से फर्क पड़ेगा या कांग्रेस में जाने से या आम आदमी पार्टी में, क्योंकि वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। प्रशांत जी देखिए, ओएसी के लिए मेरा ऐसा मानना है, जो मतलब एक तरीके से एक एलिगेशन है कि ओएसी है आम आदमी वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अभी आम आदमी को छोड़ देते हैं टेम्पररी, लेकिन जहां जहां ओएसी जाते हैं वो वोट का पोलराइजेशन होता है। कांग्रेस की कमिटेड वोट बैंक है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। जिस तरीके से आपने बताया कि मुस्लिम कांग्रेस को पसंद करते हैं, अभी वो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उनको पता है बीजेपी में हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और वहां पर मुसलमान को अफेक्ट होता है, इसीलिए वो लोग कांग्रेस की तरफ जाते हैं। अभी देश मतलब भारत में और गुजरात में जो हिंदुत्व का परचम थोड़ा ज्यादा है, वहां पर मुस्लिमों को कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओएसी के आने के बाद वो वोट का पोलराइजेशन होता है और वो वोट का पोलराइजेशन बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा कराता है। यहाँ पर भी आप देखो, अहमदाबाद की कॉर्पोरेशन की इलेक्शन में ओएसी के 7 उम्मीदवार पार्षद बन के आए, 7। सूरत में आम आदमी पार्टी के 9 पार्षद 27 पार्षद चुन के आए, ये काउंसिलर। तो ये सब इनडायरेक्टली हेल्प किसको गई। उसी तरह गांधीनगर, जो अहमदाबाद का बहुत ही नेबरिंग सिटी है, वहां का जो इलेक्शन हुआ 44 में से 41 सीट बीजेपी को मिली, आम आदमी पार्टी को 22% वोट शेयर मिला, 22% वोट शेयर, और सिर्फ 1 सीट मिली, सिर्फ 1 सीट। तो देखिए ये लेकिन सीटें नहीं आती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को चला जाता है। तो उसी तरह अगर ओएसी यहाँ पर गुजरात में कुछ देखिए, इसलिए यहाँ पर भी 9% माइनॉरिटी है और कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम प्रभावित है। ज्यादा होगी लेकिन 5 से 7 तो स्ट्रांगली प्रभावित है, क्योंकि आज की तारीख में 3 से 4 तो एमएलए उनमें से आते हैं, मतलब माइनॉरिटी से आते हैं। तो वो 4 एमएलए जो है अगर कांग्रेस से लड़ते हैं और वहां ओएसी ज्यादा जोर लगाते हैं तो वो उनका वोट शेयर घटेगा, माइनॉरिटी का बढ़ जाएगा एक दूसरे में, और हिंदू और दलित और बाकी समाज का जो वोट शेयर है वो बीजेपी में चला जाता है, तो उसको फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे करूँगा मैं, इसमें जो हमने एक कंपैरिजन किया था, पहला सवाल हमारा था कि किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी को 74% लोगों ने पसंद किया था, और हिंदुत्व के नाम पर क्या हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा चुनाव का मुद्दा, इसको 60.1% लोगों ने वोट किया था। तो मैं एक सवाल मन में आ रहा है कि 74% बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पे 60%, ये जो 14% का अंतर है, 13 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का जो अंतर है, क्या लगता है ये जो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट नहीं कर, या हिंदुत्व के मुद्दे को पसंद नहीं करते हैं, क्या इन 14% में से वो लोग भी क्या मुसलमान भी हो सकते हैं? क्या मुसलमान में जो महिलाएं हैं जिसको कि बीजेपी एड्रेस करती है अपने हर एक चुनाव में, क्या वो महिलाएं भी बीजेपी को वोट कर रही है? या जो फ्लोटिंग वोट जो अपने आप को कहती है कि नहीं कि मैं तो हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं आता इसीलिए वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में वोट करते हैं, तो क्या वो जो 14% लोग हैं, क्या वैसे फ्लोटिंग वोट भी इस बार बीजेपी को मिलेगा जो हमारा सर्वे कहते हैं? क्या इसका एनालिसिस इस तरीके से हो सकता है, या ये जो अंतर है इस जी जी देखिए, एक बात है, नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा दिलीप जी से शुरू कर लेते हैं। दिलीप जी नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है। गुजरात में हिंदुत्व चलता है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जिस तरह से हम समझते हैं इस तरह से गुजरात में वो नहीं चलता। गुजरात थोड़ा सा अलग मिजाज वाला राज्य है, गुजराती अलग मिजाज के लोग हैं। हिंदुत्व यहाँ चलता है, हम आस्था में मानने वाले लोग हैं।
हम लेकिन नहीं धर्म में दिलीप जी, भरोसा आप करते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन अगर तो वो हमने जो ये प्रश्न रखा कि हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र वाला क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है और अगर 60.1% जनता उस पे हाँ बोलती है तो इट मींस कि उनके मन में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर सपना बन चुका है। आप सवाल पूछोगे तो मना कौन करेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं। बनाना है तो कौन हिंदू मना करेगा? नहीं, उनके पास तो नहीं, नहीं, हमारे नहीं पास का दो भी ऑप्शन था ना, हाँ और नहीं का ऑप्शन था, वो नहीं पर भी जा लेकिन- सकते थे, नहीं पर भी लोगों ने हिंदू राष्ट्र- लगाया है, नहीं पर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। नहीं, इसमें है कि 60% अगर हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब 39.9% लोग जो है वो नहीं कह रहे हैं, ये भी तो इसका मतलब है ना। देखो, गुजरात में बीजेपी के किसी भी नेता ने आज तक हमें नहीं बताया कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं। हमें तो हम हिंदुत्व के लिए वोट दे, हिंदुत्व के लिए इसलिए वोट दे रहे हैं, हिंदू में हम आस्था, हिंदू हमारा जो धर्म है हम उसमें आस्था रखते हैं। हम तो धर्म के पालन करने वाले हिंदुत्व लोग तो हैं। बचा हम तभी यहाँ रहेगा ना जब से हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, ये भी सवाल हमने किया। देखिए अभी जो 9% ये आबादी बढ़ने वाली बात भी ऐसे आंकड़ों से साबित नहीं हो रही। वो जैसे आप बताते हैं, अभी अपने 1931 के बाद उस तरह से तो मतगणना की नहीं है, और वो जो आंकड़ा है वो इतना थोड़ा सा भ्रामक भी है। इस तरह से आबादी नहीं, 9% तो 2011 का वो तो ऑथेंटिक आंकड़ा है जो आपको नेट पे मिल जाएगा सरकार की वेबसाइट पे। 9% है, वो 9% के आसपास ही होगा। नहीं तो और- लेकिन 2011 से 2022 में 10 साल हो जाते हैं सर, तो ये आंकड़ा तो जरूर बढ़ा ही होगा ना। आप उसको नहीं, 1% 2% ही कह अनुमान दीजिए, है। लेकिन बढ़ा तो होगा ही, 9 पे टिका तो होगा नहीं, तो निश्चित रूप से नहीं, इसका देखो, प्रभाव अभी- पड़ेगा। अभी है हिंदुओं का 2.1% से बढ़ रहा है और मुसलमानों का 2.3% से बढ़ रहा है। थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, इतना ही फर्क है। वो तो जितना फर्क दिखाई दे रहा है इतना फर्क नहीं है कि गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स है। ठीक है, मैंने तो अभी कोई फर्क दिखाया नहीं है, अभी तो हमने कोई फर्क दिखाया नहीं है कितना हमने परसेंट। तो हम सिर्फ तो 2011 के आंकड़े रिजल्ट दिखाए, आपको परसेंटेज दिखा दिखाया था। नहीं अभी जी। मैंने। भारत सरकार जो आंकड़ा देती है उसके हिसाब से सभी में कम हो रहा है, मुस्लिम में थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल 2.1 है और 2% ज्यादा है, तो मामूली सा बढ़ सकता है, लेकिन इतना बड़ा फर्क उनसे नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो जब आंकड़े आएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो अनुमानित आंकड़े हैं वो करीब 14% के हैं, यानी 5% जो है मुस्लिम आबादी में। इतने ज्यादा नहीं हो सकते, इतने 14%। चलिए, मुझे लगता है कि इस पर हम लोग बहस नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब तो आंकड़े आएंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा, तब हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो उसमें मैं आपको स्पेशल फ़ोन करके आपसे पूछूंगा कि हमारा अनुमान गलत था या सही था। अगर सही होगा तो मैं आपसे जवाब लूंगा। तो खैर ये अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा केवल ये है कि एग्रेसिवली अपनी जनसंख्या को मुस्लिम जो है बढ़ा रहे हैं, और उनका इरादा जो है वो उनका इरादा डेमोग्राफी चेंज करके सत्ता हासिल करना होता है, इसलिए एग्रेसिवली बना रहे हैं। चूंकि गुजरात में उनकी पॉपुलेशन कम है। बातों से मेरी सहमति नहीं है। आप चर्चा कर सकते हैं, ऐसी बातों से मेरी सहमति नहीं ठीक है, लेकिन ठीक इतना है, जरूर कोई है बात कि नहीं, आपकी आप राय जरूरी नहीं है है, कि हमारे ठीक हर एक बात से सहमत बिल्कुल, हो। आपकी राय है, लेकिन हमने जब प्रश्न ये रखा, अगर हम सर्वे हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और जनता के बीच अगर हम ये प्रश्न रख रहे हैं और जनता की तरफ से अगर ये जवाब आता है, चाहे वो हाँ का हो या ना का, यानी गुजरात की जनता के मन में कहीं ना कहीं से कुछ मुद्दे में ये मुद्दे महत्वपूर्ण हो तो रहे ही हैं। जयवंत जी, आपके पास आते हुए, क्या ये जो डिफरेंस अभी जो मुकेश जी ने आपके सामने एकदम क्लियर किया और दिलीप जी जो बातें कह रहे हैं, क्या आप दिलीप जी से सहमत हैं या आपकी राय उनसे अलग है? देखिए, जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदू राष्ट्र का ऑटोमेटिक अंडर करंट होता है कि जैसे आप देखिए, गुजरात को एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे एक आपको 80s 90s के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब भी 80s में गुजरात में जैसे 65 सॉरी, वो हितेंद्र देसाई यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। उस समय दंगे हुए थे, तो उसमें ये भी एक मुद्दा रहता है कि गाय के लिए, गो रक्षा के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा वर्ग है, वहां पर काम करता है, यहाँ पर काम करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर संघ का प्रभाव, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात में पहले आए थे मोहन जी भागवत जो संघ के सरसंचालक थे, उनके पिताजी भी यहाँ पर थे। और अन्य अभी जो मनमोहन वैद्य है जो सरकारी है, तो वो भी यहाँ पर प्रांत प्रचारक थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। और दूसरा ये कि स्वामीनारायण परिवार हो या फिर स्वाध्याय परिवार हो, पांडुरंग आठवले जी, शास्त्री जी, उनकी अभी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तो वो हो, चाहे फिर प्रमुख स्वामी महाराज हो, मुरारी बापू और रमेश भाई ओझा, ऐसे कथाकार,
तो ऐसा बहुत सारे वर्ग है जो एक चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मतलब हिंदू राष्ट्र कोई नेगेटिव कंसेप्शन नहीं है कि किसी की बात बाकी करके। यानी आप इस बात से सहमत हैं कि मुद्दा अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रूप से लोगों के मन में कहीं ना कहीं से चल रहा है। बहरहाल चलिए, क्योंकि सवालों की फहरिस्त 12 की थी, 3 सवालों पर हमने आप लोगों के मन की बातें, आपसे विश्लेषण भी समझा। इन 3 सवालों के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आइए और जो महत्वपूर्ण सवाल हमने आपके बीच रखे इस महा ओपिनियन पोल में, आइए उनका रिजल्ट भी जल्दी से देख लेते हैं। सवाल हमने क्या पूछा, मुकेश जी शुरुआत करिए आप ही। आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, अन्य कोई नहीं या सभी? तो ये जो हर एक चुनाव में सब अलग अलग मुद्दा हमने अलग अलग दिया था। जो कानून व्यवस्था पे 20% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ 20% कहते हैं कानून व्यवस्था जो है चुनाव का मुद्दा होता है। सड़क 4% कह रहे हैं, बिजली पानी पे 4% कह रहे हैं, कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई उनका मुद्दा नहीं, कुछ अलग उनका मुद्दा है, वो 10% है। अन्य मुद्दे को 10% मान रहे हैं और इन सभी को जो मुद्दा माने, यानी इन सभी का मतलब ये कि कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीज़ें को मानने वाले जो हैं 52%, यानी ओवरऑल जो है आप कहें कि 52% ये लोग कह रहे हैं कि जो बिजली, पानी, आम जो चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था, ये सारी जो है उनके लिए चुनाव का मुद्दा है, वो इस आधार पर वोट करते हैं अपने यहाँ। और चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुद्दों की हमने बात की, सभी मुद्दे, लेकिन इसके साथ साथ हमने आपसे सवाल यह भी पूछा कि क्या सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? तो देखिए 65% जनता कह रही है कि हाँ संतुष्टि है, हालांकि 35% हैं जो असंतोष व्यक्त करते हैं। लेकिन ये 65% दरअसल ये वही 65% हैं जो कहते हैं कि सभी मुद्दों को भी शामिल करते हैं। कामकाज को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 74% दिया जाता है, यानी कामकाज को कहीं ना कहीं से तरजीह दी जा रही है। 65% जनता गुजरात सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आती है। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब जरा रुक कर लेते हैं। हमने आपसे महत्वपूर्ण सवाल के रूप में यह भी प्रश्न किया, मुकेश जी, हमने सवाल पूछा था कि क्या हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पे आप वोट करते हैं, सरकार का चयन करते हैं? तो 64% लोगों का कहना है कि हाँ, हम हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये उनके लिए मायने रखता है, उसके आधार पे वो सरकार का चयन करेंगे। और 36% जनता केवल जो है वो कह दी कि नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखता या कुछ समझते भी नहीं है। कुछ बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कंफ्यूज थे, वो किस आधार पे हैप्पीनेस इंडेक्स, चूंकि निजी मामला हर एक लोगों के लिए अलग अलग है, इसलिए कुछ लोग जो है वो भी उन्होंने, जो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन्होंने भी ना में उन्हें वोट किया है। तो 36% जो कह रहे हैं कि उन्हें इस आधार पर चयन नहीं करते सरकार का, लेकिन 64% जो है वो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उनका चुनाव का मुद्दा है और इस आधार पर सरकार का चयन करते हैं। आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमने कामकाज की बात कर ली, हमने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ली और सवाल हमने आपसे पूछा क्या मुसलमान की बढ़ती आबादी को आप चुनावी मुद्दा मानते हैं? तो देखिए 55% जनता कहती है कि हाँ ये चुनावी मुद्दा है। हालांकि 45% नहीं कहते हैं, 10% का ही फासला है, लेकिन 55% जनता इससे सहमति भरती है और 45% के हिसाब से ये मुद्दा नहीं हो सकता। चलिए इन सवालों के साथ अब अतिथियों के पास चलते हैं, लेकिन अतिथियों के पास जाने से पहले मुकेश जी एक सवाल, हैप्पीनेस इंडेक्स की जब हमने जो आंकड़े हम सामने देख रहे हैं कि 55% जनता हैप्पीनेस इंडेक्स को 65% मान रही है, 64 and 36 जी, लेकिन इस आई एम सॉरी 64 and 36 इसके पहले का जो प्रश्न है कामकाज के आधार पे, तो आप वहां पर देखिए 65 और 35 का रेशियो, यानी कामकाज से सेटिस्फैक्शन है तभी हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ क्योंकि बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज से खुश हैं, संतुष्ट है, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पे सरकार का चयन कर रहे हैं। ये एक आंकड़ा जो है निकाला जा सकता है। बाकी हमारे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। दिलीप जी से मैं पहले चाहूँगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में दिलीप जी बताएं। दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसके आधार पर भी सरकार का चयन किया जाना चाहिए या यह भी एक चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, या जो 65% जनता जो कह रही है कि हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर हम सरकार का चयन करते हैं, तो उनके लिए इंडेक्स, ये हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है क्या सरकार के कामकाज हैं या सरकार के कामकाज से जो उनकी संतुष्टि है वो है? जरूर होना चाहिए एक ऐसा मुद्दा है कि लोग इस पे सोचे तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा आखिरी लक्ष्य तो हैप्पी होना है, हम जीवन में सुखी हो जाए। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहती है जीवन में, लेकिन ओवरऑल अगर हम खुश रहते हैं तो यही तो अच्छा मुद्दा है। और हम खुश कैसे रह पाएंगे? जो हमारी आसपास की दुनिया है उसमें 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा सा ठीक होता रहे तो हम हैप्पी रहेंगे। और इसी तरह से ही हम सरकार को नापते, हम ये नहीं कहते 100% स्कूल है वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन स्कूलें अच्छी हो रही है, ज्यादा अच्छी हो रही है,
ऐसा तो दिखाई देना चाहिए। हम नहीं मानते कि 100% हॉस्पिटल्स है वो अत्यंत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है और कुछ अच्छी हो रही है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो तो अच्छी बात है। रास्ते थोड़े बहुत तो खराब रहेंगे, 100% तो नहीं लगेंगे, लेकिन हर बार जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा रास्ते टूटे। लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा क्यों टूट जाता है। तो अगर और जैसे आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर, तो गुजरात में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, तो इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। लोग हमेशा खुश रहेंगे कि यहाँ ये इश्यू नहीं रहता है। तो अगर इस तरह से लोग सोचेंगे हैप्पी इंडेक्स पर देंगे, अच्छी बात है, और मैं मानता हूं उस पर देंगे गुजरात में इस बार। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये तो ऐसा मुद्दा है जो इस बार चर्चा हो रही है। गुजरात में बेरोजगारी का मामला अलग तरह से देखा जाए। यहाँ बाहर से लोग काम करने आते हैं, पूरे देश में से लोग गुजरात में काम करने आ रहे हैं, तो उनको रोजगारी मिल जाती है। लेकिन गुजरात में जो बसे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है, उनके लिए जो जॉब चाहिए, उनकी जो अपेक्षा है, वो गुजरात में नहीं पूरी होती। तो उस तरह की बेरोजगारी का एक थोड़ी सी समस्या। बाहर के लोग आते हैं, उनको काम मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उस तरह से आप बेरोजगारी गुजरात में नहीं कह पाओगे। लेकिन गुजरात में जो लोग हैं, डिग्रीधारी है, उनको थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके साथ इस बार जो महंगाई बढ़ी है उसका तो सबको असर दिखाई दे रहा है। इसकी बात यह है कि एक बार आप पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, फिर दूध का भाव बढ़ जाएगा। अब पेट्रोल डीजल कंट्रोल करके रखा है, इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है, तब से कंट्रोल करके रखा है, और अभी गुजरात और हिमाचल का है, तो अभी बढ़ाएंगे नहीं, शायद 1-2 दिन में 5-10 रुपया कम कर देंगे। लेकिन दूध का भाव तो कम नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ गया है, रिक्शा का जो भाव बढ़ गया है, वो तो कम नहीं होगा। तो इस बार इस समस्या थोड़ी सी गुजरात में भी दिखाई दे रही है। तो लगता है बाकी जो इश्यू है उसमें ओवरऑल थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये दो मुझे लगता है कि उसके बारे में लोग सोच रहे हैं कि अब इस मुद्दे पे भी बात करनी पड़ेगी। शिक्षा, आरोग्य और जो बेसिक एमिनिटीज है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है गुजरात के लोग इस बार सोच रहे हैं। तो हो रही है। देखो एक बार मैं हैप्पीनेस पे चाहता हूँ कि हमारे तीनों जो पैनलिस्ट है वो सब, जयवंत जी, मैं आपकी भी राय चाहूंगा इस पे जी। नहीं, देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स और सरकार का कामकाज ये दोनों अलग बात है मेरी दृष्टि से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जैसे हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, तो एक आप 70s के डिकेड से पहले जाएंगे तो भक्ति भाव या फिर 2 वक्त की रोटी वो एक अपनी एक सुखी होने की निशानी थी। लेकिन आज एस्पिरेशन बढ़ गई है। आज आपको एक अच्छा मोबाइल है 18,000 का, तो आपको चाहिए कि आईफोन चाहिए, या फिर 50,000 का कोई अच्छा सा फोन चाहिए। आपको एक अच्छा सा कंफर्टेबल आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, आपके एक पास एक गाड़ी हो अच्छी सी। तो ये हैप्पीनेस का, इसमें आप अगर आप आपने जोड़ दिया होता कि हैप्पीनेस की इनकी परिभाषा क्या है, इसको हैप्पीनेस मानते हैं कि सुखी होना मानते हैं, तो एक अच्छा होता। तो मैं ये मानता हूँ कि चलिए आपने एक ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि अगला क्योंकि ये ओपिनियन पोल हम आगे जारी रख रहे हैं, और इसीलिए ये प्रश्न, क्योंकि मुकेश जी ने स्पेशली इस प्रश्न को इस महा ओपिनियन पोल में सवालों में जोड़ा था। अब ये सवाल इनफैक्ट हमारे जो प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी हैं, उन्होंने इस सवाल को स्पेशली जुड़वाया था इसमें, और मुझे लगता है कि अब इस सवाल के बाद जो है और भी सवाल कनेक्टिंग जो है वो भी सवाल हमें अगले वाले सर्वे में पूछेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं एक बार प्रशांत जी से भी चाहूंगा कि प्रशांत जी आप भी जरा इस पे अपनी राय रखें। देखिए, हैप्पीनेस की डेफिनेटली जयवंत और दिलीप भाई ने जो बताए हैं उसकी अलग अलग व्यक्ति आधारित रहती है, पर्सन चेंज हो जाती है। लेकिन यस, ओवरऑल मतलब स्टेट गवर्नेंस और सिटीजन्स, उनका हैप्पीनेस अगर आप क्लब करो तो मुझे लग रहा है, मैं आपको लगान मूवी याद कराऊंगा कि लगान मूवी में जब बाढ़ मतलब बारिश नहीं आती है, आरे मेघा पानी तो बरसाओ, तो वो जब मतलब किसान के लिए बारिश आती है तो उसकी एक हैप्पीनेस बढ़ जाती है, उसको पता है अब मेरी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, एग्रीकल्चर। तो उसी तरह हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इंडिविजुअल सिटीजन्स के तौर पे गवर्नमेंट में कितनी, गवर्नमेंट की गवर्नेंस से कितनी अटैच होके वो बढ़ाती है। मतलब हैप्पीनेस मतलब हमारी आय बढ़ाना, तो इनकम कैसे बढ़ सकती है, जैसे हमने बोला था किसानों की आय दुगनी होगी, तो उसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जब जॉब आ जाती है, आप स्पेंडिंग
जी, यानी फिर उस लिहाज से तो महंगा- बिल्कुल हेड टू हेड जो है डिफर करता है एक निजी व्यक्तिगत कारणों से। जिसके पास गाड़ी है, मोबाइल है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके पास खुशी नहीं है, तो वो किसी भी चीज में खुशी, सरकार के किसी कामकाज से हो सकता है, मंदिर अच्छा नहीं बना है तो उसमें वो हो सकता है दुखी होता है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ मंदिर अच्छे बन गए, कोई राम मंदिर के कारण दुखी था, सब चीज है, लेकिन भाई हमारे आराध्य के लिए पूजा स्थल नहीं है तो उसके कारण से दुखी था, तो वो बन गया तो वो उसके कारण खुश है। ओवरऑल आप करें कि निजी कारण है, लेकिन 65% लोग खुश हैं, चाहे वो दूध के दाम बढ़ रहे हो, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो, लेकिन 65% लोग अगर खुश है तो मुझे लगता है कि यार, मुझे लगता है जो इन्होंने कहा, दिलीप जी ने जो एक चीज कहा, मुझे लगता है कि दिलीप जी ने जो कहा कि महंगाई, निश्चित तौर पे रोजगार वाला मुद्दा है। मुझे लगता है कि गुजरात रोजगार देने वाला स्टेट है, इसलिए गुजरात के लोग जो है वो रोजगार करते हैं, वो तो व्यापार करते हैं, ऐसा एक इंप्रेशन जो है कहें जो गुजरात के बारे में, कि गुजरात के लोग जो हैं वो रोजगार देते हैं, लेते नहीं है। फिर भी अभी जो मोदी जी ने कहा कि 75,000 लोगों को नौकरियां देंगे, आज वो दो नौकरी 75,000 को दी गई, 75 लाख का आंकड़ा 2023 तक वो जल्द जी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा प्रश्न था, जो मैं सॉरी आपको बीच में बार बार इंटरप्ट कर रही थी, महत्वपूर्ण ये था कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स के क्राइटेरिया की आप सभी बात करते हैं, आपने भी की, दिलीप जी ने भी की, जयवंत जी ने भी की, प्रशांत जी ने भी की, क्राइटेरिया अलग अलग है, क्या आपको लग रहा है? और ये प्रश्न मेरा, दिलीप जी और जयवंत जी अगर सुन रहे हो और प्रशांत जी भी सुन रहे हो, प्रश्न मेरा ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स के क्राइटेरिया हम अलग अलग रखते हैं। दिलीप जी आपके साथ शुरुआत करेंगे। उस क्राइटेरिया में पार्टीज को अपने मुद्दों को फिट करना है। 18% अगर आम आदमी पार्टी को, जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़ भी सकता है, और इसमें वो मुद्दे भी शामिल हो रहे हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स से जुड़ते हुए, बेसिक्स की बात आपने कही, क्या आपको लगता है कि यही एक वजह है कि आम आदमी पार्टी को 18 to 20% का फायदा हो सकता है, क्योंकि उस हैप्पीनेस इंडेक्स के मुद्दों में वो अपने आप को कंपैटिबल कर रहे हैं जनता के साथ? दिलीप जी, ज्यादातर यही लगता है, क्योंकि कोरोना के बाद ये भी पता चला कि गुजरात में भी सरकारी हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते, वहां जाएंगे तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। अगर गुजरात इतना प्रोग्रेसिव है तो क्यों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के बारे में है वो इतना इंप्रूव नहीं हुआ? इसी तरह एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो गया है। आप अगर मैं खर्च करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में बिठा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन अब लोअर मिडिल और मिडिल क्लास एक ऐसा भी है, उनकी इनकम हम स्टेगनेंट हो गई है, तो अभी वो सोचने लगे हैं कि अगर मैं मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा तो अभी मेरा बजट नहीं बन पाएगा। अगर हमें मुझे ऑप्शन मिल जाए कि गुजरात सरकार की जो स्कूलें हैं वो अच्छी हो जाए जहां मैं मेरे बच्चे को भेज सकूं, और अगर मैं बीमार हो गया और मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे इलाज मिल जाएगा, ये दो बात इस बार मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो गई, और ये दोनों मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है, तो मुझे लगता है वो सपोर्ट उनको मिल रहा है। और एक जो फ्लोटिंग वोटर्स है गुजरात में लंबे समय से रहा है, ना वो बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है, आप भी क्या इससे सहमत हैं? दिलीप जी जो कह रहे हैं, एक सवाल मैं दिलीप जी से कहूं, जो वहां गए हैं 65% लोग जो हैं वो खुश हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, कह रहे हैं कि हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो खुश है तभी बोले होना चाहिए। 35% में ही ऑप्शन है ना, 18% अगर है तो जो बचा हुआ जो 35% है उसमें विपक्ष के लिए ऑप्शन है, या आपको लगता है कि नहीं जो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए वो नाराज लोग भी हैं? नहीं, वो नाराज लोग भी हो सकते हैं ना भाई, हैप्पीनेस इंडेक्स को रखो, तो हम आम आदमी पार्टी का सवाल पूछा कि क्या, तो क्या ये हो सकता है क्या ऐसा? जयवंत जी, मैं आपका सवाल, क्योंकि मुझे मैं कह रहा हूँ कि 65% लोग जो है उन्होंने कहा है कि हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, 35% ने कहा नहीं, तो 65% जो हाँ कहने वाले हैं, क्या वो नाराज व्यक्ति भी हो सकते हैं कि हाँ भाई हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए, उसके आधार पे हम अगर खुश नहीं है तो उसके आधार पे हम वोट करेंगे? लेकिन अगर होता तो फिर जो सरकार से संतुष्ट होने वाले लोगों की जो संख्या है, या जो सरकार को रिपीट करना चाहते हैं 74%, 60% लोग जो है जो हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जो 65% लोग जो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स को चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, वो सरकार से संतुष्ट लोगों की संख्या है, सरकार से संतुष्ट लोगों का परसेंटेज है? नहीं, देखिए, सरकार से संतुष्टि अलग अलग रूप में हो सकती है। जैसे 370 हटा दी तो गुजरात पहले से 370 से जुड़ा हुआ है, गुजरात में 370 की बात होती है। तो राम मंदिर है, तो राम मंदिर के लिए भी यहाँ से यात्रा निकली थी 1989 में, और उसके बाद ही बीजेपी का इतना विस्तार हुआ। तो राम मंदिर बनना, ये एक क्लियर हो जाना और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना, तो ये भी एक संतुष्टि की बात सरकार से हो सकती है, क्योंकि वो देखते हैं कि नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी है। जो आप एक अलग सवाल भी आपने रखा हुआ है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल।
और ये जो लोग है ऐसे राम मंदिर से खुश है, लेकिन हो सकता है कि वो बीजेपी की यहाँ की सरकार से खुश ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है। एक सवाल ऐसा वर्ग हो सकता है कि यहाँ की सरकार से खुश हो, लेकिन वो जीएसटी या फिर कुछ महंगाई के मुद्दे पर खुश ना भी हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बात हो सकती है कि सरकार से फिर जाकर, जैसे हम देखते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, तो 2009 में जब कांग्रेस की सरकार इलेक्शन में गई, जनरल इलेक्शन में, तो उनको वादा करना पड़ा था कि 100 दिन में हम महंगाई हटा देंगे। वो अलग बात है कि वो नहीं हटा पाए और फिर इसकी ये 2014 में सरकार बदल गई। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ऐसा विषय है जो हर एक चुनाव में पहले से चला आता है, जब से चुनाव शुरू हुए तब से। तो ये में से कहा जाता है, और इसीलिए इस मुद्दे पर चुनावी मैदान में पार्टियां बहुत सारी रोड मैप लेकर उतरती हैं। और जब क्योंकि रोजगार और महंगाई की बात हो रही है, तो रोजगार को लेकर तो प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले की शुरुआत की। 75,000 नौकरियां दे दी गई है, 75 लाख का टारगेट है। गुजरात के खाते में निश्चित बहुत कुछ जाने वाला है, चुनावी क्योंकि साल है ये। लेकिन इन सबके बीच, क्योंकि हमारे साथ ग्राउंड से उत्कल ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। उत्कल हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ है, और ये जो सर्वे और ये जो ओपिनियन पोल हमने किया है उसमें उत्कल की काफी, उत्कल ने ही गुजराती में ट्रांसलेट करके इसको दिया था, और इतना ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन हुआ है उसमें उत्कल की भी एक हिस्सेदारी, एक जिम्मेदारी है और एक सहयोग है उसमें। उत्कल, आपने ग्राउंड पे काम किया है। एक तो ये ओपिनियन पोल तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन आपने ग्राउंड पे भी काम किया है। जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट है और जो आपने ग्राउंड पे काम किया, क्या आपको लगता है कि एग्जैक्ट दोनों में तारतम्यता है, दोनों में समानता है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ अंतर आ रहा है, ग्राउंड पे कुछ और है, सर्वे का रिजल्ट कुछ और है? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस बात के लिए आपने मुझे श्रेय दिया, लेकिन मैं गुजरात की जनता के सामने और मुफद्दल के सामने ये कहना चाहता हूं कि मुफद्दल गुजरात का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। हमने 33 जिलों में और 252 तहसील में सभी स्थानों पर पत्रकार नियुक्त किए हैं। ये उन सभी की साझा मेहनत का परिणाम है कि इतना लार्ज सेगमेंट में और इतना बड़ा सैंपल सर्वे हम लोग निकाल पाए। अब दूसरा, मुकेश सर, आपने सवाल किया कि इसमें क्या अंतर है, तो ये वास्तविक सर्वे है और सटीक सर्वे है। हमने सर्वे करते वक्त ये एहतियात बरता था कि ना हम अपनी आइडेंटिटी को किसी को बताएंगे या ना अपनी विचारधारा को किसी के सामने प्रकट करेंगे। ये जो सर्वे ऑनलाइन होते हुए भी जो भर रहा है, वो अपनी निजी राय, अपनी व्यक्तिगत राय और निजी सोच जो है उसमें प्रदर्शित करेगा। तो आज जो सर्वे हम लोग दिखा रहे हैं, ये सत्यता के बिल्कुल नजदीक और करीब है। लेकिन एक बात मैं उसमें जोड़ दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी के कामकाज को और गुजरात सरकार के कामकाज के प्रति लोगों की जो राय है, उसमें स्वाभाविक तौर पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और सबसे चौंकाने वाला जो परिणाम है, वो जो विपक्ष के लिए जो लड़ाई होने वाली है गुजरात में, क्योंकि मुझसे ये दोनों राजनीतिक विश्लेषक भी सहमत होंगे, क्योंकि इस चुनाव गुजरात में विपक्ष तय करने जा रहा है। ये सत्ता का केंद्र कौन बनेगा और सत्ता की लड़ाई कौन जीतेगा, इसका चुनाव नहीं है। गुजरात में विपक्ष कौन बनेगा, इसकी माथापच्ची चल रही है, ये लड़ाई उसकी चल रही है। उत्कल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो माई ओपिनियन पोल के रिजल्ट हैं और ग्राउंड पर जो आप लोग देख रहे हैं, रिजल्ट वन साइडेड है। भारतीय जनता पार्टी कमबैक तो करिए, लेकिन विपक्ष में कौन रहेगा, कांग्रेस या आप, इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया और शायद इसकी चर्चा गुजरात में अब ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, ये लड़ाई जो है वो विपक्ष कौन बनेगा उसकी लड़ाई है। और जिस प्रकार से हमारा सर्वे बता रहा है कि इसमें ज्यादा एज आम आदमी पार्टी ने लिया है, ये सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ बैठे हैं, वो भी उस बात से सहमत होंगे कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा एज लेते हुए, ज्यादा बढ़त लेते हुए गुजरात में वही मुख्य विपक्ष की दौड़ में है या विपक्षी पार्टी है, इस प्रकार से अपने आप को 3-4 महीने में प्रस्तुत किया है। और गुजरात की जनता में, गुजरात के जनमानस में ये बात बैठाने में वो कामयाब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नाते वो टक्कर दे सकते हैं और सबसे ज्यादा सच्ची टक्कर दे सकते हैं एज अ विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल उत्कल, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा और एक सवाल मैं हमारे जो दोनों एनालिस्ट हैं मैं उनसे मैं पूछूंगा कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि उत्कल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, स्ट्रांग एंट्री है, शानदार एंट्री है, और वो विपक्ष के लिए दावेदारी उनकी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। तो एक जो फार्मूला होता है किसी भी स्टेट में या कोई भी नई पार्टी जब किसी स्टेट में आती है, एंट्री करती है, तो फार्मूला होता है कि सत्ता में सीधे नहीं आती, वो पहले विपक्ष के रास्ते सरकार में जाती है। तो क्या लगता है जो पिछली बार जो आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी और जिस तरीके से
पूरी तरीके से नाकार दी गई थी, मतलब हर एक सीट पे जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की। इस बार जो आम आदमी पार्टी की तैयारी है वो, जैसा कि उत्कल कह रहा है, कि सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की सीट जो है वो हासिल करने के लिए और कांग्रेस को हाशिए पे ढकेलने के लिए है। क्या अगला, मैं कह रहा हूं कि 22 के बाद जो 27 की जो लड़ाई होगी वो आम आदमी पार्टी, 24 की जो लड़ाई है, बिल्कुल सही है, 24 की, वो क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगी? दिलीप जी, दो चीज है, जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है तो थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बात तो सबके मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी ग्रोथ किया है, फटाफट किया है। लास्ट टाइम वो ऑफिशियली इलेक्शन नहीं लड़े थे, आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा था कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कुछ लोग, उनके कुछ नेता है वो लड़े थे, लेकिन ऑफिशियली आम आदमी पार्टी इलेक्शन में नहीं थी। तो पंजाब जीतने के बाद ही वो यहाँ ज्यादा सक्रिय हुई है। अभी मेरा इतने साल का अनुभव ये कहता है कि 10-12%, 15% तक अगर वो रहती तो कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होता और 2 नंबर पे, और फिर भी और बीजेपी को भी फायदा होता और उसकी सीटें बढ़ती। अभी भी बीजेपी की सीट बढ़ सकती है, लेकिन अब वो 18% तो स्टार्ट से हो रहा है, सभी सर्वे ऑलमोस्ट एवरेज यही दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद और यही माहौल बना तो वो आगे बढ़ेगी और 20-22% तक वो जा सकती है। उस मुकाबले में सत्ता में फिर भी बीजेपी रह सकती है, लेकिन बाकी जो दोनों पार्टी है वो में सीटों में उसमें बंटवारा होगा और आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट शेयर नहीं लेगी, सीटें भी ले सकती। अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि सीटें लेना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर इसी तरह ट्रेंड रहा, और आपका सर्वे भी बहुत क्लियरली बता रहा है कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, तो नरेंद्र मोदी ने वही सोच के ही कहा था, उन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस को, अगर कांग्रेस कहीं चित्र में नहीं है तो कांग्रेस के बहुत सारे वोट आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, तो वो सिर्फ वोट शेयर नहीं सीटें लेने तक पहुंच जाएगी, और अगर सीटें लेने तक पहुंच गई तो थोड़ा बहुत बीजेपी फिर भी जीत जाएगी, लेकिन उनका जो अनुमान है बहुत ज्यादा सीट ले जाना वो शायद मुमकिन ना हो। सीटों की बात की है, जयवंत जी की राय लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताना जरूरी हो जाता है कि जब हम महा ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स आपके बीच रख रहे हैं तो इसी महा ओपिनियन पोल के आधार पर किसको कितने सीटें मिल सकती हैं, कुछ ही देर में आपके बीच हम वो सीटों का आंकड़ा भी रखेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सारा खेल सीटों का है। जयवंत जी अब आप कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि जो बातें हो रही है, हम बताएंगे कि 74% लोग अगर कह रही है कि बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या तो बीजेपी, कितनी सीटें तो सीटें कितनी होंगी खाते में आ रही है, कांग्रेस के खाते में कितने होगी, आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी होगी, ये सारे आंकड़े भी हमारे पास है, वो भी इस सर्वे के आधार पर, इस ओपिनियन पोल के आधार पर है, वो भी हम दिखाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन इस पे ये जो सवाल था इस पे मैं चाहता हूँ जयवंत जी आप भी एक बार अपनी राय रखें। देखिए यहाँ पर 1962 से इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें एक बार जैसे अभी आम आदमी पार्टी का हो हल्ला इतना ज्यादा है, उस जैसा हो हल्ला एक समय पर स्वतंत्र पक्ष का था। जो पहले जो विपक्षी नेता बने थे वो प्रजा समाजवादी पक्ष के थे, दूसरे जो विपक्षी नेता बने थे वो स्वतंत्र पक्ष के थे। स्वतंत्र पक्ष यानी कन्हैयालाल मुंशी जो बहुत ही उन्होंने संविधान सभा में भी काम किया, वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे और कायदे की भी, कानून की भी बहुत अच्छी समझ रखते थे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग थे वो स्वतंत्र पक्ष में थे। प्रजा समाजवादी पक्ष हो या फिर समाजवादी पक्ष हो, एक समय पर इतनी बोलबाला थी जनता दल की थी, चिमन भाई पटेल चले गए थे, आज जनता दल कहीं पर नहीं है गुजरात में। फिर समाजवादी पक्ष का भी एक विधायक जेठाभाई भरवाड़ चुन के आए थे, वो भी बीजेपी में है। फिर मैं बताऊं जीपीपी, तो उसमें उसके 2 विधायक चुन के आए थे, लेकिन आज जीपीपी बीजेपी में है। तो ऐसे बहुत सारे हमको लगा कि उस टाइम पर ऐसा हो हल्ला हो गया कि हमको लगा कि नहीं ये तो मैदान मार देंगे। वो केशुभाई पटेल को उसके लिए कोई सोच सकता था कि जो एक मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के, और वो एक नींव रखने वाले, जनसंघ की हो या फिर बीजेपी की हो, नींव रखने वाले नेता थे, वही नरेंद्र मोदी के सामने पड़ जाते हैं। और एक आरएसएस समर्थक का एक वर्ग वो भी उनके साथ था, तो कोई सोच नहीं सकता था कि वो हार जाएंगे या फिर 2 ही सीट लाके आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं। स्वतंत्र पक्ष का कोई नामो निशान नहीं रहा। संस्था कांग्रेस, अब 1975 के इलेक्शन रिजल्ट देखिए तो संस्था कांग्रेस जो कि कांग्रेस से निकल कर आई थी ऑर्गेनाइजेशन मोरारजी देसाई वाली, वो बहुत सारी बैठकें 1975 में लेके आई और
पहली बार जनता मोर्चा की सरकार यहाँ पर बनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो टूट गई और कुछ लोग चले गए इसमें जनता पार्टी में, कुछ लोग वापस कांग्रेस में चले गए, कुछ लोग बीजेपी में चले गए। तो ऐसा होता है कि हमको यहाँ पर देखता है कि आम आदमी पार्टी, लेकिन उनका संगठन अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है। वो सोशल मीडिया पर या संगठन विस्तार नहीं हुआ है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुकाबले में अगर संगठन के लेवल पे देखें तो कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है नीचे में बूथ लेवल पे काम कर रही है। हालांकि इसका एक जो मैंने कहा था लावनी से शुरुआत में आपसे, आपके जुड़ने से पहले, कि मोदी जी ने अगर ऐसा कहा है तो शायद अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जागृत करने के लिए भी किया था। इसलिए अगला क्या सवाल है हमारे पास, और भी सवाल बहुत सारे बचे हुए हैं, अगला पोल है, मैं उसको बिल्कुल अब चलिए आइए सीधे से हम दिखा देते हैं आपको वो 5 बड़े सवाल जो इन 12 प्रश्नों की फहरिस्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। दरअसल हमने आपसे पूछा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को आप कैसा मानते हैं, तो देखिए 70% जनता कहती है कि अच्छा मानते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की निरंतर बात करती रही, जनता भी उस डबल इंजन की सरकार को अच्छा मानती है। 70% जनता इससे सहमत है, 12% इसे ठीक नहीं मानती और 18% को पता नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात में महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा है या नहीं है मुकेश जी? महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा है कि नहीं, इसको हाँ और नहीं बोलने वाले 45% है और पता नहीं 12%। हालांकि जब हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के बावजूद भी अगर 43% जनता ये कह रही कि महिला सुरक्षा जो है वो मुद्दा है, तो ये एक बात करने वाली गंभीर बात है। अगला सवाल लेते हैं जी। तो अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा कि खास तौर से जब आप जाते हैं चुनाव करने के लिए, वोट डालने के लिए, तो योग्यता जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं या फिर पार्टी के नाम पर वोट करते हैं? तो देखिए जो उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर वोट करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं या पार्टी के आधार पर करते हैं। तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आए 50% लोग जो है वो पार्टी के आधार पर वोट करते हैं, 36% जो है वो उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर, और 2% लोग जो है केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, 7% और अन्य जो है वो 5%। यानी पार्टी और योग्यता जो है ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, खास तौर पे जो गुजरात में देखने का जात पात की बात जो है गुजरात की जनता नहीं करती है, धर्म की बात गुजरात की जनता नहीं करती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लावनी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगला सवाल हमने आपसे पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? नाम कई थे लेकिन 58% के साथ भूपेंद्र भाई पटेल की पहली पसंद बन जाते हैं इस महा ओपिनियन पोल में। इसके बाद 3% पर आप देख पा रहे हैं जगदीश भाई ठाकुर हैं, 1% पर आप भरत सिंह सोलंकी को देखते हैं, 7% गोपाल इटालिया, 8% अन्य 23% अन्य पार्टी को भी मिलता है। यानी अभी भी देखिए तो भूपेंद्र भाई पटेल को 58% जनता पसंद करती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं मुकेश जी। मुझे लगता है कि मुफ्त का जो प्रलोभन जो पार्टी देती है, क्या आपको मानते हैं कि ये चुनाव का मुद्दा ये अच्छा है? तो 69% लोगों ने कहा है कि नहीं ये खराब है, यानी मुफ्त के प्रलोभन के आधार पर वोट नहीं करेंगे। अच्छा कहने वाले 14% लोग हैं और 17% लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, यानी मुफ्त के प्रलोभन पे लोगों को कन्फ्यूजन भी है। 17% लोग जो है वो कन्फ्यूज है इस मामले पे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए महत्वपूर्ण 2 सवाल लेकर चलेंगे। सवाल सभी बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन खास तौर से हमने महिला सुरक्षा का मुद्दा इसलिए जोड़ा, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर यह कहा जाता रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं और ऐसा हमने देखा भी है। लेकिन बीते अगर आप बीते 1.5-2 सालों की बात कर ले तो यहां गुजरात से लव जिहाद के केसेस बढ़ते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, नवरात्रि के टाइम पर जो कुछ भी हुआ, हम डांडिया नाइट्स में जिस तरीके से एंट्रेंस ले रहे थे, नाम बदल के वहां पर जो लोग घुस रहे थे, विधर्मी घुस रहे थे, कई सवाल थे। तो ऐसे में महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम महिला सुरक्षा पर प्रश्न करते हैं तो इस प्रश्न पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ ये मुद्दा होना चाहिए। अब इस पर हमारे मेहमान क्या कहते हैं, अतिथि क्या कहते हैं, आइए जरा उनकी राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सारे मेहमानों से मैं एक बार जो जयवंत जी हैं, जयवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं चाहूँगा। जयवंत जी, एक तरफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे जो हमने ओपिनियन लिया था लोगों का, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर भी जो है एक मुद्दा है। और जो आप लोगों में से जो अभी बैठे, दिलीप जी अभी नहीं है हमारे साथ, दिलीप जी कह रहे थे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर तो गुजरात में अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति
पे ये नहीं खराब है, इस आधार पे वोट नहीं करते। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा नहीं बन सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर मुद्दा नहीं बन रहा है और महिला सुरक्षा मुद्दा बन रहा है, क्या अंतर मानते हैं? ये इसकी एनालिसिस किस तरीके से होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर आपका मुद्दा नहीं है लेकिन महिला सुरक्षा आपका मुद्दा है? आपके हिसाब से जो पोल है उसके हिसाब से 43% मानते हैं कि नहीं होना चाहिए और 45% मानते हैं कि होना चाहिए। ये इसके कारण है कि यहाँ पर गुजरात में पॉलिटिकल पार्टी का जो भी हो, लेकिन एक महिलाओं के प्रति गुजराती, मूलतः गुजराती जो है उनका दृष्टिकोण है वो एक सम्मानजनक होता है पहले से, क्योंकि यहाँ पर माता जी की भक्ति भी होती है। तो ज्यादातर नवरात्रि हो, जैसे बीजेपी भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं और दूसरे भी लीडर्स कहते हैं कि यहाँ पर रात के 2 बजे तक भी महिला है वो एकदम खुलेआम घूम सकती है और नौकरी भी कर सकती है, इसमें जाती है। अभी तो ऐसा हो गया है कि एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि अहमदाबाद से गांधीनगर हो, ये तो मैंने खुद भी अनुभव किया है। मैं गुजरात गया हुआ हूँ, मैंने खुद भी अनुभव किया हुआ है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ का एनालिसिस इस आधार पे भी होना चाहिए इसका कि 43% जो हमने सवाल है क्या महिला सुरक्षा मुद्दा है, तो बोले हाँ मुद्दा है, और मुद्दा है तो इसका मतलब यहाँ महिला सुरक्षित है, ये भी तो हो सकता है। महिला सुरक्षित है इसलिए मुद्दा है, इसलिए हम जनता को वोट दे रहे हैं, इसका एक एनालिसिस तो ये भी हो सकता है ना जयवंत? हाँ बिल्कुल, यही बात ये लोग उठाते हैं बीजेपी वाले कि देखिए हम कर्फ्यू मुक्त कर दिया, पहले ये भी हो जाता था, और दूसरा ये भी कि भाई जो महिला है वो हमारे शासन के कारण रात को खुलेआम घूम सकती है। तो पहले ऐसा होता था, अभी थोड़े बहुत ये जैसे कि सूरत में एक लड़की की गला काटकर हत्या हो गई, तो उसको बहुत ही कम समय में उसके खिलाफ जो भी चार्जशीट कर दिया गया, तीन प्रश्न केस भी चला दिया। तो सूरत का जिक्र कर दिया, उस घटना का जिक्र कर दिया है जयवंत जी, उस घटना का जिक्र आपने कर दिया, इसलिए मन में ये प्रश्न इसी सवाल से जुड़ा हुआ आ गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने 6 नंबर पर सवाल पूछा था कि क्या मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चुनावी मुद्दा होना चाहिए, तो आप देखिए कि उसमें कई लोग कहते हैं कि हाँ चुनावी मुद्दा होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम इस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर भी अगर 43% लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा होना चाहिए, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या अब लोगों को यह लगने लगा है कि एक विशेष जाति की तरफ से, एक विशेष धर्म की तरफ से महिलाओं को गुजरात में टारगेट किया जा रहा है, इसलिए महिला सुरक्षा को मुद्दा होना चाहिए? क्या ये एक आधार हो सकता है? दोनों प्रश्नों को अगर साइमल्टेनियसली रूप से देखा जाए तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे गुजरात में भी देखा जाए तो लव जिहाद का कानून इसलिए बना था, उसको लव जिहाद विरोधी कानून। आंकड़े बता ही देती हूँ। मुसलमानों की बढ़ती आबादी 54% लोग कह रहे थे। मुझे लगता है कि हमें सीट भी दिखानी चाहिए, लेकिन एक बार मैं 2 मिनट के लिए मैं उत्कल के पास जाऊंगा, क्योंकि उत्कल चूंकि लोकली वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कवर करते हैं, हमारे रिपोर्टर है, इनकी बहुत बड़ी टीम भी है। उत्कल ये आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुद्दा नहीं है, वहां पर उस तरीके के अपराध नहीं होते हैं जिस तरीके के अपराध आप उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है आपको। तो फिर भी लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा मान रहे हैं, चाहे वो 40% मान रहे हो, चाहे 60% मान रहे हो। 40% जो है एक बहुत बड़ी आबादी होती है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। क्या आपको लगता है, चूंकि आप वहां पर रह रहे हैं, क्या आपने कभी फील किया है कि गुजरात में, केवल मैं अहमदाबाद राजधानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटीरियर गुजरात के गाँव की बात कर रहा हूँ, क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? क्या ये चुनावी मुद्दा है? जी, लोगों ने इस विषय को लेकर के ज्यादा वोट किया है, इसका मतलब इसका मायना ये निकलना चाहिए कि गुजरात के लोगों के मन में जो पैरामीटर्स बने हैं लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, वो बढ़े हैं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और जयवंत जी मेरी बात से सहमत करेंगे कि 27 साल पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसकी बात आप स्क्रीन पर नहीं कर सकते। यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सारी चरमरा गई हुई थी, और नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये व्यवस्था इतनी ठीक हुई है कि अब लोग इससे बेहतर अपेक्षा कर रहे हैं। यानी आप गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दूसरे राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ गुजरात की महिलाएं रात को 2 बजे भी, यानी मेट्रो सिटीज में नहीं, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी बिल्कुल इत्मीनान से और सलामती से निकल सकती हैं।
लेकिन गुजरात जो है शांति प्रिय समाज लेकिन उत्तर समुदाय पे जरा के थोड़ा लोग सा, रहते हैं, क्योंकि आप व्यापारी ग्राउंड से समुदाय के हैं, लोग आप रहते हैं। ग्राउंड से हैं, तो थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि अगर हम ये देखते हैं कि निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बन रहा, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो फिर महिला सुरक्षा को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुत कम अंतर है। 43% कहते हैं और कि नहीं। हमारे पास समय की भी लेकिन मैं इस पे को छोटा सा उसके बाद मैं आपको रिजल्ट जिसका हमारे दर्शकों को इंतजार था, मैं वो रिजल्ट भी दिखाऊंगा। एक बार आप कमेंट दे दीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। उत्कल मैं दोहराना चाहूँ, सवाल मेरा सीधा है कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था मुद्दा है, लेकिन महिला सुरक्षा को भी मुद्दा माना जा रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा माना जाए, क्योंकि मैंने कहा कि लोगों के मन में एक अपेक्षाएं हैं कि इससे ज्यादा, इससे बेहतर व्यवस्था हो। लव जिहाद का विषय निकला है, बिल्कुल जो है उससे बेहतर है। चूंकि सरकार अगर अच्छा काम करती है तो जनता की अपेक्षाएं जो है और भी जो है वो बढ़ जाती है, और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि सरकार और अच्छा काम करे। और अब जो जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को था, लावनी, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि दर्शकों को हम बताएं कि हमारा जो ये ओपिनियन पोल था, जो महा ओपिनियन पोल था, जो सबसे ज्यादा करीब 9,765 लोगों की जो राय थी, उस राय में जो परसेंटेज हमने बताया, अब सीट इस राय के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर जो सीटें बनती, वो सीटें कितनी है वो हम दिखाएं। तो हमारे पास जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, 182 विधानसभा वाले गुजरात में बीजेपी के खाते में 136 सीटें, कांग्रेस के खाते में 11 और आम आदमी पार्टी के खाते में 33 यानी 33, और अदर्स के खाते में केवल 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी 2017 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी इस बार और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। 136 का सीटें मिलने की संभावना, 136 सीटें मिले। और जैसा कि कह रहे थे कि 27 साल के शासन के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नहीं है। वहां पर जो विपक्ष अगर ये सोच रहा था कि 27 साल के बाद जो है जनता बीजेपी के खिलाफ होगी, उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं होगी, तो उनको काफी निराशा होगी हमारे इस ओपिनियन पोल को देख करके। क्योंकि 136 सीट जो है काफी बड़ी सीट है, और पिछले के मुकाबले 99 के मुकाबले 136 सीट केवल बीजेपी के खाते में जाते हुए दर्शाता है कि बीजेपी अपने बूते केवल सरकार ही नहीं बल्कि एक मैसेज भी देगी। और इस रिजल्ट का असर जो है 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। हमारे पास समय की कमी है, लावनी बार-बार इशारा हो रहा है, क्योंकि आपने बार-बार इशारा हो रहा है वाइंड अप करने का। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दे दी है। नहीं, टक्कर नहीं दी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई हो रही थी। तो विपक्ष की जो लड़ाई है, विपक्ष की लड़ाई में आम आदमी पार्टी जो है बाजी मारते हुए दिख रही है, और कांग्रेस हाशिए पे जाती दिख रही है। केवल 11 सीट कांग्रेस के खाते में, 33 सीट के साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है। विपक्ष की सीट पे वो बैठेगी, लेकिन बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन चुनौती उसको आपसे निपटने की भी होगी 24 में, क्योंकि 24 में जब मुकाबला होगा तो आम आदमी पार्टी और भी मजबूती के साथ है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ होगा हार के बावजूद, क्योंकि उनकी एंट्री है, और एंट्री में अगर विपक्ष में सीट मिलती है तो भी उनके अगले चुनाव के लिए उनका मनोबल है जो बड़ा रहेगा। इसलिए बीजेपी की चुनौती केवल 136 सीटें पाकर के ही खत्म नहीं होगी। उनकी चुनौती और उनकी जो असली लड़ाई है वो 2024 की लड़ाई होगी, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होना है। और 2024 की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण लड़ाई में गुजरात की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी। 26 सीटें वहां पर हैं, 26 सीटों में कितनी सीटें, अभी 26 की 26 सीटें जो है बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के खाते में कितनी जाएगी, आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी जाएगी, या किसी के खाते में कुछ नहीं जाएगी। सारी की सारी सीटें बीजेपी फिर से रिटेन कर लेगी, यह भी एक चुनौती होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन इस महापोल के बाद से हम 15 दिन के बाद फिर से 7 दिन के बाद हम फिर से एक नया पोल लेकर के आएंगे, जब कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाएगी। और ऑनलाइन पोल अभी भी जारी है, ऑनलाइन सर्वे अभी भी जारी है, और अभी साथ जुड़ते रहिए, निरंतर और जुड़ते रहिए। अभी आप भाग भी ले सकते हैं। अभी चूंकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए हम एक और सर्वे जो है अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ लेकर के आ रहे हैं। वो भी बहुत जल्द आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे भी होगा, हमारी वेबसाइट भी होगा। तो आप लगातार हमारे ना सिर्फ टेलीविजन को देखते रहिए, लेकिन हमारे जो वेबसाइट है, गुजराती वेबसाइट भी है, और जो हिंदी के जो वेबसाइट है उसमें भी हम लगातार उसमें अपडेट करते रहेंगे। और वहां पर सवाल करेंगे, उस सवाल के आधार पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय को लेकर के हम दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले एक बार फिर से इस परिणाम आपके सामने ला दें, ताकि दूसरी कड़ी जरूर आपके पास लेकर आए, ताकि चुनावों के नतीजों के और करीब पहुंचा जा सके। चलिए, इसी के साथ समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ते रहेंगे। सत्ता के महासंग्राम का ये महा ओपिनियन पोल यही खत्म करते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता।
सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम राज सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को